सेकेंड सेम में आप आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को 115 प्लांट, उनके प्लांट के बिहेवियर पूरी स्टडी में आपको बता चुका हूं दोस्तों। आज जो बात होगी वो इंट्रोडक्शनरी पार्ट है, और इंट्रोडक्शनरी पार्ट में जब आप किसी एनाटॉमी, किसी फिजियोलॉजी, किसी पैथोलॉजी, किसी गायनिक, किसी ऑब्स्टेट्रिक, आप किसी भी श्रेणी में चले जाएंगे, जब आप इलेक्ट्रोमेपैथ की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोमेपैथ के लेवल पर आपको एक अलग ही तरीके से सोचना पड़ेगा। जब आप अपने आप को पागल बनाओगे, ठीक है, सही बोल रहा हूं मैं, पागल बनाओ, ठीक है। हमारे ग्रुप्स में सीनियर जितने डॉक्टर है, आप पूछ लो अपने आप को, जब आप पागल बनाते हो तो पागल क्या करता है? ज्यादा सोचता है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं पागलपंती करो, और हमारे ग्रुप में करते हैं। और आप दनादन आप देखिए प्रोटोकॉल, पैरालिसिस कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली नहीं कहता था कि हम इतनी जल्दी कवर कर पाएंगे। आज हमारा ग्रुप कहता है नहीं, ये ठीक हो जाएगा पैरालिसिस का पेशेंट, ठीक है। वो कितना समय लेगा ये डिपेंड करता है आपकी मेडिसिन का वर्क कैसे हो रहा है, आपका डायग्नोसिस कैसे हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं जब प्रोटोकॉल बनाता हूं तो मैं किसी किताब की थ्योरी को नहीं पढ़ता हूं, मैं अपने माइंड की थ्योरी को पढ़ता हूं। हमेशा नेगेटिव थॉट रखता हूं कि यार ये ठीक नहीं हो सकता है, मुझे करना है। हमेशा सोचना है ये नहीं ठीक हो सकता, मुझे करके बताना है, और हम वहां पर जब करते हैं डेफिनेटली रिजल्ट आता है, ठीक है। अनिल सर प्लीज वीडियो ऑफ कर लीजिए, वीडियो ऑफ कर लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को केवल और केवल ये चीज सोचना है कि हम करना क्या चाहते हैं। एज बहुत बड़ा साइंस है दोस्तों, एज को इतने बड़े साइंस के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन उसकी प्रस्तुति गलत तरह से की गई है, ठीक है। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, मैं दोष हमारे खुद के अंदर ढूंढ रहा हूं कि हम लोगों को यहाँ पर अगर किसी भी लेवल पर परफेक्ट होना है तो हमें हमारे साइंस के बारे में जानना पड़ेगा। और जब साइंस के बारे में जानना है, प्रोटोकॉल, अरे मैं अभी आपको 10 मिनट में प्रोटोकॉल बनाना सिखा दूंगा, 10 मिनट में आपको सिखा दूंगा कि कैसे 8 ग्रुप का उपयोग 1 बाय 1 आप कंपेरिजन करते हो, कैसे ऐड करना है आपको। मेडिसिन आपको पढ़ा दी, प्लांट आपको पढ़ा दी है, प्लांट का बिहेवियर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आज से मैं रोज एक एक क्वेश्चन डालूंगा, आपको जवाब देना है। कल से आपको एक डिसीज का प्रोटोकॉल डेली होगा, एक फिलोसॉफिकल पॉइंट पे डिस्कस डेली होगा, मेडिसिन प्लस फिजियोलॉजिकल चैप्टर शुरू होगा। जब आपको सेल ही नहीं पता है आप काम कैसे करोगे भाई, टिश्यू ही नहीं पता है आप काम कैसे करोगे, क्या चेंजेस हो रहे कैसे पकड़ोगे आप। हाइपरप्लेशिया हो रहा है, हाइपरट्रॉफी हो रहा है, मेटाप्लेशिया हो रहा है, इनलार्जमेंट हो रहा है, लाइपोमा बन रहा है, सिस्ट बन रहा है, ट्यूमर बन रहा है, कैसे कैसे बन रहा है भाई। अगर आपको कैसे वाला शब्द क्वेश्चन मार्क है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप इससे प्रोटोकॉल पूछोगे, उससे पूछोगे। मैं नहीं चाहता मेरा ईच फैमिली मेंबर कोई भी इधर उधर से प्रोटोकॉल पूछे, नहीं पूछना, हमें खुद बनाना है, और हम खुद बनाएंगे। आप हमारे सीनियरों से पूछ लीजिएगा, आपके भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं सब, ठीक है, सारे लोग खुद बना रहे हैं, ठीक है। हमें अपने आप पर डिपेंड करना है। जैसे मैं आपको सिंपल सा एक थोड़ा सा थीसिस बताना चाहूंगा। जब आप कभी भी फिजियोलॉजिकल लेवल पर काम करेंगे तो आपको सबसे पहले महती होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए सेल क्या है, ठीक है। जब आप फिजियोलॉजी की बात करते हो तो फिजियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील विथ फिजिकल फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के जो फिजिकल फंक्शन होते हैं उसके बारे में दर्शाता है। तो एज तो पूरा इसी के ऊपर डिपेंड है ना भाई। आप क्यों बोलते हो वाइटेशन ऑफ लिम्फ एंड ब्लड इज द कॉजेज ऑफ डिसीज? भाई ब्लड और लिम्फ क्या है बताओ आप मुझे। मैक्सिमम, मैं आपको मतलब किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैक्सिमम एरिया में जब भी मैंने सेमिनार लिया या जब भी मैंने डिस्कशन किया है हमारे डॉक्टर से, 90% डॉक्टर फेल हो गए हैं दोस्तों, ठीक है। इसीलिए हमारे ग्रुप के जितने भी एज से डॉक्टर से मैंने बात किया है, मेरे कान पकड़ लिए सबने, ठीक है। मतलब इतना जेन्युइन पागलपंती में डेवलप करने में सफल हुआ, ये मेरी बहुत अच्छाई भी कह सकते हो, और यही मेरा बहुत बड़ा, आप ये कह सकते हो कि मैंने आप लोगों को वो हथियार दे दिया है कि आप उसे मोटिवेशन कहते हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप जो कहें, प्रोग्राम आपका बनना चाहिए, आपको वहां पर अपने लेवल पर डेवलप होना है, आपको अपने लेवल पर डेवलप होना चाहिए, ठीक है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितना अपने आप को डेवलप कर रहे हो दोस्तों, ठीक है। आप अपने आप को किस लेवल पर सिलेक्ट कर रहे हो, आप अपने आप को किस लेवल पर मोटिवेट कर रहे हो, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है।
और यही कारण है जब हम प्रैक्टिकल अप्रोच करते हैं तो प्रैक्टिकल ही आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यानी आप जब देखोगे, मैं आपको सिंपल से छोटे छोटे उदाहरण देके बताना चाहता हूँ, ठीक है। आपको केवल फिलॉसफी बता रहा हूं। अगर आपको ये पता है, कितने लोगों को पता है, आप अपने आप पे देखिएगा, केवल 5 मिनट में आपको समझा दूंगा दोस्तों। जब आप हेल्दी रहने के लिए, भाई आप, कौन नहीं चाहेगा कि हम हेल्दी रहें, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, आज के एटमॉस्फेयर के लेवल पर अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, यानी डेली एक्टिविटी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। हम खासतौर से हमारी अपनी बात करें, डॉक्टर्स हैं, इतना मेहनत नहीं होता साहब, हम तो एक्सरसाइज नहीं करते, बैठे हैं तो फुला ली हमने, ठीक है, ओबेसिटी डेवलप कर ली, ब्लड प्रेशर बढ़ा लिया, बीपी बढ़ा लिया, उसके साथ में आप देखो गिफ्ट में मिलता है आपको रीनल फेलियर, ठीक है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, है ना, मैं वो बताने वाला हूं आपको। और दूसरी बात, जब आप देख रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए, डेली एक्टिविटी में आप जानते हो आपकी बॉडी रिन्यू होती रहती है। सेल जो होती है, आपको पता है कि एक सबसे छोटी इकाई सेल है, ऐसी कई सेल आपस में मिलकर टिश्यू का निर्माण करती है, ऐसे कई टिश्यू मिलकर ग्रुप्स बनाकर एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब ऑर्गन आपस में मिलकर सिस्टम का निर्माण करते हैं, और सिस्टम आपस में मिलकर बॉडी का निर्माण करती है, ठीक है। मानते हो ना इस बात को? आपको याद रखना है, जिस सिस्टम की वीकनेस डेवलप हुई उससे रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो सिस्टम है, वो अफेक्टेड होंगे और आपकी बॉडी में डिसीज डेवलप होगी, ठीक है। अगर ये डिसीज डेवलप हो रही है तो आप मान के चलिए आपकी बॉडी में क्या ग्रोथ प्रभावित नहीं होगी, आपको ग्रोथ प्रभावित होगी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा। कैसे डेवलप होगा? आज की वस्तु स्थिति में किसान लोग पेस्टिसाइड का बहुत यूज कर रहे हैं, आज की वस्तु स्थिति में हम लोग बहुत सारी मेडिकेशन कर रहे हैं। अगर हम डॉक्टर्स हैं, हमें अपने आप को बचाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम दूसरों को बचा पाएंगे। इसलिए मैं आप सभी को कहता हूं, सिंथेसिस सेकेंड डाइल्यूशन प्लस डब्ल्यू, 25 ml सिंथेसिस सेकेंड डाइल्यूशन का डब्ल्यू लेना, सॉरी सिंथेसिस सेकेंड डाइल्यूशन लेना है, उसमें D4 से डब्ल्यू का 5 ml मिलाना, टोटल 30 ml, ये आपका बूस्टर तैयार हो गया। 10 ड्रॉप मॉर्निंग में, 10 ड्रॉप इवनिंग, कंटिन्यू लेते रहिए आप, ठीक है। इससे बेटर कोई टॉनिक को तो बता दीजिएगा आप, मैं कंटिन्यू पीता रहता हूँ। ये देखिए आप, मैं दिन में 6 बार लेता हूँ, 6 टाइम, जितनी भी बार मुझे एनर्जी की जरूरत होती है मैं ले लेता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फिट एंड फाइन हूँ। आपके सामने 3-3 क्लास दिन भर पेशेंट, अपने फिजिकल वर्क को भी करता हूँ, मेडिसिन प्रिपरेशन, माइंड प्रिपरेशन सभी करता हूँ, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में लीवर एकमात्र ऐसा सिस्टम है जो पूरी बॉडी को प्रमोट करता है। आपको हमेशा याद रखना है, हर 3 महीने में अपने लीवर को डिटॉक्सिफाई कर दो आप, ठीक है। आगे आपको प्रोटोकॉल बताया जाएगा, एक एक प्रोटोकॉल प्रूव करने के बारी है आपके ग्रुप में अब, ठीक है। आपको सारे प्रोटोकॉल प्रूव करना है, 385 प्रोटोकॉल्स हैं, डेली एक डिसीज के लेवल पर आपको बताया जाएगा, आपको प्रूव करना है दोस्तों, ठीक है। हेल्दी रहने के लिए एक व्यक्ति को बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करना बहुत नेसेसरी है। अगर आप उसका, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जो अपने को फिट एंड फाइन बनाते हैं, उनसे पूछ लीजिए कि उनको कोई प्रॉब्लम होती है क्या, ठीक है। इसीलिए याद रखिएगा, जब हेल्दी रहते हैं तो आप देखिए, आप आंखों का लेंस देखते हो ना, ठीक है, हार्ट की मसल्स देखते हो ना, आप सेरिब्रल कॉर्टेक्स देखते हो ना, न्यूरॉन्स देखते हो ना, ये 4 ऐसी जगह है जिनकी सेल कभी रिन्यू नहीं होती। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप अपने आप को बूस्ट समझते हो तो आपको पूरी फिलॉसफी मालूम होना चाहिए कि हमारी बॉडी में ऐसा कौन से पार्ट है जो यहाँ पर रिन्यू नहीं होते, और हमें हेल्दी रखने के लिए उनको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा उन चीजों का। किन चीजों का? आंख का, आईज का, आंखों में मौजूद लेंस का, हार्ट की मसल्स का, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, ब्रेन याद रखना, और न्यूरॉन्स का। ये कभी भी सेल रिन्यू नहीं होती है, बाकी की बॉडी के सेल्स आप रिन्यू करते रहते हो। यानी 2 प्रोसेस हो गई, एक रीजनरेशन हो गया, एक रिपेयर हो गया, ठीक है। इसीलिए मैं इन्फ्लामेशन के पहले आपको ये बताना चाहता हूं, एक हो गया रीजनरेशन, एक हो गया रिपेयर, ठीक है। रीजनरेशन मतलब फिर से बन जाना, रिपेयर मतलब वहां से हटाकर फाइब्रोसिस करके उसको नया बना देना, लेकिन नया नहीं होता, वो फाइब्रोस्ड होता है, लॉस ऑफ फंक्शन होता है उस पार्ट का। इसीलिए आपको समझना है, आपको ये जानना है, आपकी बॉडी में जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रही है, आपको टिपिकली ये जानना है कि आपके कैरेक्टर में कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं। आप यहाँ पर कोई भी चीज के फिलोसॉफिकल पॉइंट में डेवलपमेंट को देख रहे हो तो कैसे देख रहे हो, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। आरबीसी कितने दिन में रिन्यू हो जाती है? अगर कोई डिसीज नहीं है आपकी,
आपके 4 महीने में आरबीसी रिन्यू होती है, याद रखना आप मेरी बात को। स्किन की बात करो, आपको पता नहीं है स्किन लगातार रफ होती रहती है, लगातार उसके फ्लैक्स निकलते रहते हैं, 3 से 4 वीक्स में पूरी स्किन रिन्यू हो जाती है। ठीक है, स्पर्म की बात करिए, 3 डेज में स्पर्म रिन्यू होते हैं दोस्तों। आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन मैक्सिमम 3 दिन में रिन्यू होती है। ठीक है, आपको पता है जो आपके गैस्ट्रेशनल लेवल होता है, वहां 40 किलोग्राम के आसपास सेल्स बनती है 1 साल में दोस्तों, याद रखिएगा आप मेरी बात को। इसीलिए आप जब बॉडी के लेवल पर जाएंगे तो बॉडी के लेवल पर डब्ल्यूबीसी का भी ऐसे प्रोडक्शन होता है। ठीक है, साल में इतनी डब्ल्यूबीसी बनेगी, अगर आपको कोई डिजीज होती है तो एक्स्ट्रा बनेगी, लेकिन नेचुरल लेवल पर लगातार इतना इतना वहां पर डेवलपमेंट होता रहेगा। इसलिए आपको याद रखना है, थोड़ी थोड़ी सेल्स की रिन्यूइंग कंटिन्यू होती रहती है, जो आपकी बॉडी की हेल्थी स्टेट को मेंटेन करने के लिए प्रोमोट करती रहती है। अगर आप लगातार इस चीज को गौर करेंगे तो आप, अगर आपकी बॉडी में बायोलॉजिकल क्लॉक को फिट कर रहे हो, सुबह उठ रहे हो, टाइम पे एक्सरसाइज, टाइम पे पानी, टाइम पे नाश्ता, टाइम पे खाना, टाइम पे पढ़ना, टाइम पे सारी चीजें कर रहे हो आप। ठीक है, आप सारी प्रोसेस सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा एक्सरसाइज में दे रहे हो, आपकी बॉडी की इलास्टिसिटी मेंटेन होगी और सेल्स की रिन्यूइंग प्रोसेस हेल्दी स्टेट में रहेगी। यदि आपने इसके विपरीत किया, अभी विपरीत किया तो क्या विपरीत, ये इन द सेंस कि जब आप डेवलपमेंट पीरियड में आते हो, तो डेवलपमेंट पीरियड में जब आप ध्यान नहीं दो, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी बॉडी में जो गॉड ने फिलोसॉफिकल पॉइंट दिया है, वो फिलोसॉफिकल पॉइंट कैसे काम कर रहा है। अब आपको ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। अगर आप फिलोसॉफिकल पॉइंट को याद रख रहे हो कि हमारी बॉडी में, तो आप उसका सबसे बड़ा उदाहरण बताऊं आपको, बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी में बाहर से आती है, बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी में बनती है, ये एक फैक्टर होता है, उस पर ध्यान देने का। पता चला बॉडी से बाहर आने वाली चीज कम आ रही है और आपकी बॉडी से बाहर ज्यादा जा रही है। क्या उदाहरण आप ओल्ड एज में देख लो, आफ्टर 40 इयर्स क्या होता है, बोन का ओस्टियोपोरोसिस होना, यानी कैल्शियम लगातार आपकी बोन में आना, बाहर जाना, यानी न्यू बोन की ग्रोथ लगातार होती रहती है दोस्तों। यदि आने की दर कम हो गया, कैल्शियम अंदर कम आ रहा है और बाहर जाने की दर ज्यादा हो गई, तो क्या होगा, ऑफ कोर्स बोन वीक हो जाएगा। ठीक है, आपके इंटेस्टाइन में गुड एंड बैड बैक्टीरिया होते हैं, 1.5 मिलियन के आसपास गुड एंड बैड बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जब आपके इंटेस्टाइन में गुड और बैड बैक्टीरिया हैं, तो क्या आपके गुड से ज्यादा बैड बैक्टीरिया हो गए तो क्या इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन नहीं होगा? इन्फेक्शन वहां तुरंत हो जाएगा, उसके बाद जब बॉडी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म प्रमोट करेगी, तब इन्फ्लामेशन के रूप में वहां पर सामने आएगा। इसीलिए दोस्तों, आपको हमेशा याद रखना है, शरीर की जो सेल्स है जो पुरानी है, उनको निकल जाए, नई बन जाती है। ठीक है, शरीर हेल्दी रहता है, इसीलिए सिंथेसिस सेकेंड डायलेशन डब्ल्यू लेते रहो। आप डॉक्टर्स हैं, और डॉक्टर्स के बाद जितने लोग आएंगे, कोई हेल्दी स्टेट में लोग कम आते हैं आपके पास, जितने भी आते हैं ना, कहीं ना कहीं टिपिकल डिसीजेस को लेकर आते हैं। वो अगर इन्फेक्शन आपको दे गए तो आपका क्या होगा? इसलिए अपनी बॉडी को निरोगी काया के रूप में बनाने के लिए सिंथेसिस सेकेंड डायलेशन प्लस डब्ल्यू का उपयोग लेते रहिए। हमारे ग्रुप के काफी मेंबर्स ले रहे हैं और आज परफेक्ट हैं दोस्तों। इसीलिए याद रखिएगा दोस्तों, जब गड़बड़ी होती है तो डेफिनेटली स्पेस प्रभावित हो जाएगी, यानी लाइफ स्टाइल चेंजेस करना बहुत जरूरी है, खान पीन को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल स्ट्रेस टेंशन बहुत ज्यादा है। इसलिए आज के जितने भी पेशेंट के लेवल पर मैं बता रहा हूं, ये इंट्रोडक्शनरी पार्ट है, आपको माइंड में रखना पड़ेगा ये। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा कहीं ये कोई टेंशन तो नहीं है, स्ट्रेस डिप्रेशन में तो नहीं है, किसी भी प्रकार के ऐसी कंडीशन में तो ये नहीं जी रहा है जहां पर पॉल्यूशन ज्यादा है बड़े स्टेट के लेवल पर दोस्तों। इसलिए यहाँ पर नई नई डिसीजेस आजकल निकल के आ रही है। ये डिपेंड करता है कि क्वालिटी ऑफ सेल्स क्या है। जितनी क्वालिटी ऑफ सेल की डैमेज हो रही है, उतना ही ज्यादा दोस्तों वहां पर वो सेल रिप्लेस नहीं हो पा रही है। यही डिसीज के डेवलपमेंट करने का आज के समय में वस्तुस्थिति में ये प्रैक्टिकल अनुभव है, और यही सबसे बड़ा कारण है दोस्तों। एक छोटा सा उदाहरण इसी के साथ में, फिर हम आगे बढ़ते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पे, फिर हम आगे देखते हैं दोस्तों। अगर आप बात करते हो किसी भी लेवल पर, तो सबसे पहले आप देखते हो कि हम लोगों का मेटाबॉलिक प्रोसेस डिस्टर्ब होना शुरू हुआ। कैसे डिस्टर्ब हुआ दोस्तों? आपने 2-4 दिन खाना कम खाया, उसके बाद अचानक आपको शादी ब्याह लग गए, आपने खूब खाना खाया, फंक्शन में लपक के खाना खाया, कायदे के मान से
4 से 5 सब्सटेंसेस आपके फूड सब्सटेंसेस आपके खाने में होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा होगा तो आपके लीवर इंटेस्टाइन को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और चूंकि लीवर प्रोसेसर होता है, लीवर को आपने कैटाबोलिक एनाबोलिक प्रोसेस के लेवल पर प्रभावित कर दिया। अर्थात सिंपल सी बात है, एनाबोलिक और कैटाबोलिक ये मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है। एनाबोलिक आपके शरीर के लेवल पे बनाना, कैटाबोलिक यानी आपके शरीर से वेस्ट मटेरियल को तोड़ के बाहर निकालना। ये बैलेंस होता है। अगर ये बैलेंस आप बना के रखोगे, मेटाबॉलिक प्रोसेस आपकी बिल्कुल सुटेबल वे में काम करती रहेगी, आपको कोई भी डिसीज डेवलप नहीं होगी दोस्तों। लेकिन अगर आपने इसको थोड़ा सा भी प्रभावित किया, आज छोटा छोटा उदाहरण आपको मैं बताता हूं ताकि प्रैक्टिकल से आप लोगों का नॉलेज हो जाएगा कि आपको क्या करना है। कई लोग कहते हैं अरे सर इंसोम्निया ठीक नहीं हो रहा है यार, बहुत दिन हो गए, हेडेक ठीक नहीं हो रहा है यार, ये आदमी को बार बार हेडेक होता है। हमारे ग्रुप के लोगों से पूछ लेना जो सीनियर्स हैं, उनसे कितनी जल्दी चुटकी बजा के ये चीज क्योर करते हैं, क्योंकि उनको बारीकियां मैंने बताई है, फिलोसॉफिकल फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल बैकग्राउंड पे बताई है, और इसी कारण से उन लोगों को सारा नॉलेज सिस्टमेटिक है। हम लोग अव्यवस्थित नहीं है, सिस्टमेटिक है। जैसे ही पेशेंट आता है हम देख के बोल देते हैं कि इसको मेडिसिन क्या लगेगी। बेंगलोर जितने सेमिनार में आए थे सारे लोगों को मैंने बताया था 10 मिनट के अंदर एक पेशेंट को देखकर बाहर निकाल दो, उसके बाद का काम है 10 मिनट में मेडिसिन बनाना। लेकिन 10 मिनट में आपका पेशेंट का ऑब्जर्वेशन जिस दिन करने लग गए, आप मान लीजिए कि आप ट्रू ईएच फिजिशियन है। केवल 10 मिनट देना है आपको। जितना ज्यादा समय पेशेंट को दोगे ना, उतना माइंड आपका अव्यवस्थित हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसे अनगर्ल बातें करेगा, आपके माइंड को डिस्टर्ब करेगा। आप केवल पेशेंट को 10 मिनट्स देना है, 10 मिनट में उसकी 5 मिनट बातें सुनना है, 5 मिनट आपको ऑब्जर्वेशन करना है। आप फिजिकल एग्जामिनेशन जितनी करना है आपको 5 मिनट में करना है दोस्तों, ठीक है। 10 मिनट में आपका पूरा क्रिटिसिज्म क्रिएट हो जाना चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ा उदाहरण बता रहा हूं कि जब आपके पास पेशेंट आ रहे हैं तो सबसे बड़ी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की कंडीशन लेकर आ रहे हैं, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक प्रोसेस गड़बड़ है। कई लोग न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण है, कोई लोग एक्स्ट्रा फूड लेने के कारण है, कोई लोग है लेकिन उपयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कई लोगों के पास ब्रेन होता है, उपयोग ही नहीं करते। वैसे ही ये भी है, कई लोगों के पास बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, और या तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं या उपयोग ही नहीं कर रहे हैं। और जिनके पास नहीं है उनसे पूछो क्या है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो लोग ज्यादा धीरे धीरे मेटाबॉलिक प्रोसेस को डिस्टर्ब करते हैं, उन मेटाबॉलिक प्रोसेस के डिस्टर्बेंसेस होने के कारण एक टिपिकल प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिसको हम बोलते हैं आज के समय में आप देखोगे एसिडिटी। करेक्ट। आज के समय में एसिडिटी जब डेवलप होती है तो उसका सबसे कॉम्प्लिकेशन इफेक्ट्स देखिए आप। जब एसिड डेवलप हो रहा है तो आप देखो रिफ्लेक्स होता है, ठीक है। आप ये मत समझिए कि वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में रिफ्लेक्स होगा, वो लंग्स के लेवल पर भी रिफ्लेक्स हो रहा है। आप देखो जिनको एसिड होता है उनको कफ बना रहता है। पेशेंट बोलता है मैं खाना खाया तुरंत कफ आ रहा, तुरंत मुझे खांसी आती है। पेशेंट बोलता है कि मुझे थ्रॉट में हमेशा हॉर्सनेस ऑफ वॉइस जैसा रहता है, हमेशा थ्रश बना रहता है। ये हाइपर एसिडिटी के साइन है, थ्रश के साइन है, ठीक है। एच पाइलोरी बैक्टीरिया आजकल क्यों इन्फेक्टेड कर रहा है सबसे ज्यादा? बिकॉज ऑफ दिस। इसीलिए जब एसिडिटी डेवलप होता, कारण यहां से शुरू हुआ कि भाई एसिडिटी डेवलप हुआ। अब एसिडिटी डेवलप हुआ, आप देखो मैं कहां लेकर जा रहा हूं। जब एसिडिटी डेवलप हुआ तो पेशेंट क्या बोलता है कि साहब मुझे लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन था, मुझे कब्ज था, मैं बहुत लंबे समय से पीड़ित हूं कब्ज से, और उसी के बाद मैंने बहुत सारा परगेशन टैबलेट्स लिया, बहुत सारा ये लिया वो लिया, सारा टैबलेट्स ले रहा है, पेन किलर्स ले रहा है, एसिड ले रहा है, बहुत सारी चीजें वो कंडीशंस ले रहा है, इनो लगातार ले रहा है। क्या हो रहा है? आप एसिड को सप्रेस कर रहे हो। जब आप एसिड को सप्रेस कर रहे हो तो क्या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वहां पर प्रॉपरली बनाएगा? यही कारण है, इंडाइजेशन हो जाता है, ठीक है। यही वो प्रोसेस है कि पेशेंट को इंडाइजेशन होने शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पर्याप्त मात्रा में बनाने ही नहीं दे रहे हो। जब आपकी बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पर्याप्त मात्रा में नहीं बनेगा, आपकी बॉडी में डाइजेशन कैसे होगा भाई? ठीक है, ये मेन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं? हाइपर एसिडिटी मेडिसिन, लेकिन प्रॉब्लम कुछ और निकलता है, ठीक है। इसलिए इस चीज को पूरी तरीके से याद रखिएगा। करना क्या है? यही कंडीशन है, आप दो प्रोटोकॉल बना सकते हो। आप जो प्रोटोकॉल बनाते हो, दो प्रोटोकॉल यहां बना सकते हो। अब आप दोनों का कैरेक्टर देखो, बनाने का तरीका देखो। आपने S2 बनाया, C15 बनाया, B बनाया, ऑब्लिक आपने Y बनाया। अब आप मुझे बता दो, B फॉर बर्निंग, Y फॉर रिलैक्सिंग एंड इंफ्लामेटरी प्रोसेस। तो S2 C15 कहां भेज दिया आपने? सीधा स्टमक के लेवल पर।
बी कहाँ भेज दिया आपने, ब्लड सर्कुलेशन को तेज कर, बी फॉर ब्लड, बी फॉर बर्निंग। ठीक है, आपने सीधा ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर बर्निंग कैपेसिटी। तो जब हाइपर एसिडिटी होती है तो बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट है, लेकिन जब हाइपो एसिडिक का लेवल होता है, जब वहां गैस्ट्रिक ग्लैंड बहुत ज्यादा सिक्रीट कर रही है, उसको रिलैक्स देने की जरूरत है, तब बी की जगह वाई का बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है, बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट आता है। S2C15 को आप वहां पर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, मैं क्या बताना चाहता हूं इस पे जाइए आप। अगर यहाँ पर आप प्रोटोकॉल इस तरह लेते हो तो आप कॉम्प्लिकेशन देखिए, जब कॉन्स्टिपेशन हुआ, जब एसिडिटी डेवलप हुई तो एकाएक नहीं होगी। कॉन्स्टिपेशन को डेवलप होना बहुत समय लगता है, एकाएक नहीं होता। अब कब होगा, जब सैलाइवरी ग्लैंड का सिक्रेशन कम होगा, जब नीचे आइए गैस्ट्रिक ग्लैंड का सिक्रेशन कम होगा, नीचे आइए आप इंटेस्टाइनल ग्लैंड का, इधर लीवर का, बाइल जूस का, इनका कंपोजिशन जब डिस्टर्बेंसेस होगा तब आपको वहां पर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होता है। जब इतना बड़ा कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रहा है तो उसका बहुत सारा फीडबैक आपको देखने की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, यही कारण है कि जब कॉन्स्टिपेशन डेवलप हुआ, धीरे धीरे एसिडिटी बना, एसिड बना, न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा आपका बॉडी। अब जब बार बार ये कंटेंट हो रहा है, एसिड वेपर ऊपर जा रही, क्या शुरू हो जाएगा, ऑफ कोर्स हेडेक शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपको हेडेक शुरू हो जाएगा, लगातार पेशेंट बोलेगा कि साहब हमें तो बहुत समय से ये प्रॉब्लम है एसिडिटी की, कॉन्स्टिपेशन की, और अब तो ऐसा होने लग गया है कि जरा सा भी प्रॉब्लम होता है तो हमें तो सीवियर हेडेक हो जाता। प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई है दोस्तों, आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं। ठीक है, ये ईएच का कारण है, और ईएच में मैं क्यों बताना चाह रहा हूं वो आगे फिलोसॉफिकल पॉइंट पर आपको बता रहा हूं। जब यहां पर इतनी प्रॉब्लम हो गई, हेडेक होने लग गया, 1 साल 2 साल 3 साल हो गया, काफी ज्यादा हेडेक होने लग गया, डेली होने लग गया, हर दूसरे दिन होने लग गया, हर घंटे होने लग गया, जहां कॉन्स्टिपेशन हुआ, एसिडिटी हुई, हेडेक शुरू हो गया। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेशन शुरू हुआ, धीरे धीरे आप स्ट्रेस में चले जाएंगे, एंजाइटी में चले जाएंगे, धीरे धीरे आपको बहुत सारी कंडीशंस वहां पर डेवलप होगी। नेक्स्ट कंडीशन जो डेवलप होगी ना, आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है इंसोम्निया, नींद नहीं आना। ये सब शुरुआत कहां से हुई है, कॉन्स्टिपेशन से, एसिडिटी से, ऊपर आया इंडाइजेशन से, ऊपर आया हेडेक से, ऊपर आया इंसोम्निया से। आप ट्रीटमेंट क्या कर रहे हो, इंसोम्निया का। मॉडर्न साइंस ट्रीटमेंट क्या कर रहा है, इंसोम्निया का। पेशेंट ठीक हो रहा है क्या, नहीं ना, नहीं ठीक हो रहा है ना, कैसे करोगे, जादू है ईएच में, ईएच में जादू है। जनरल टॉनिक, नेचुरल टॉनिक, बिफोर मील, आफ्टर मील, सारे लोग क्या करते हैं, S1 बिफोर मील, S10 आफ्टर मील, लास्ट नाइट में क्यों देते हो, बिकॉज आप इस पूरे मेटाबॉलिक प्रोसेस को संचालित करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, और यही कारण है, यदि आपने जनरल टॉनिक सेकंड डायल्यूशन में बिफोर मिल, नेचुरल टॉनिक सेकंड डायल्यूशन में आफ्टर मिल, S2C15B या Y की 5 ड्रॉप आपने सेकंड डायल्यूशन में डाल के दे दी, और उधर नेचुरल टॉनिक में आपने सेकंड डायल्यूशन में आपने वहां पर C10 वर्वन Y डाल के दे दिया, S2C15B ऊपर, S10 मतलब नेचुरल टॉनिक C10 वर्वन Y नीचे। आप याद रखिए, मैंने जितने लोगों को प्रोटोकॉल बताया, हमारे सीनियर तो इसको बहुत ब्रिलियंटली यूज कर रहे हैं और जबरदस्त फीडबैक से इनको आ रहा है। लेकिन ये जो चीज मैं बता रहा हूं, ये मेन चीज इसीलिए कि आप मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कीजिए, और जैसे मेटाबॉलिज्म बूस्ट होने लगेगा, आपकी प्रॉब्लम ठीक होना शुरू हो जाएगी दोस्तों। तो ये फिलोसॉफिकल पॉइंट है। अब आप मुझे बताइए, कितने लोग कहते हैं कि D4 D5 D6 के लेवल पर हम इसको कवर कर जाएंगे। ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एकाएक कभी भी D4 D5 D6 से कवर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये लोकल जगह थोड़ी है भाई। डिसीज दो तरह से फैलती है, एक लोकल पार्ट पर, यानी प्राइमरी डिसीज जो ऑर्गन अफेक्टेड हुआ, कॉन्स्टिपेशन में क्या अफेक्टेड हुआ, इंटेस्टाइन का लेवल, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट माउथ से लगाकर इंटेस्टाइन एनस तक का लेवल कॉन्स्टिपेशन में ग्रसित होगा, क्योंकि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं हो रहा। अब इसको सब चीज को कोरिलेट करोगे तो सबसे पहले पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ाओ, दूसरा जिसका हाइपर काम है उसको न्यूट्रल करो, जिसका हाइपो काम है उसको न्यूट्रल करो। ये पूरी प्रोसेसेस आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर ये प्रोसेसेस आप निकालने शुरू कर दिया, आपने डायग्नोसिस और उसका पूरी प्रोसेस को बैलेंस करना शुरू कर दिया, कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रोमेपैथ में कभी फेल हो ही नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता, हमारे पास 3 चीज एक साथ काम कर रही है। जितने भी हमारे फिलॉसफी का लॉज है, सारे यहाँ पर इंप्लीमेंट होता है। पॉजिटिव नेगेटिव का साइंस देख लो आप, लॉ ऑफ नेचर का साइंस देख लो आप, ठीक है, लॉ ऑफ सिमिलर का साइंस देख लो आप, सारा चीज आप यहाँ पर प्रमोट करा रहे हो। और यही कारण है दोस्तों, जब आपको पता है
आज के समय, मेरा समझाने का मतलब समझिए, आपके समय में आप जब डिसीज को देखते हो तो सिंगल मेडिसिन से प्रोटोकॉल कवर नहीं होता जैसा होम्योपैथ में होता है। आज के समय में जितना भी डिसीज डेवलप हो रहा है कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए हम जो मेडिसिन देते हैं कॉम्प्लेक्स मेडिसिन देते हैं, और इसी कारण से डिसीज कॉम्प्लेक्स है, मेडिसिन कॉम्प्लेक्स है, तो क्यूर भी कॉम्प्लेक्स ही होगा, सॉल्यूशन भी कॉम्प्लेक्स ही होगा, इसीलिए हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की मेडिसिन यूज करते हैं। दूसरी बात, डिस्टिल वाटर में देने से वहां पर जितना भी कंटेंट होता है मेडिसिन का प्रॉपरली डिसॉल्व होता है, इसलिए दीजिए, लेकिन डिस्टिल वाटर में फंगस आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा आरएस का 2-4 बूंद आप टपका दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका मेडिसिन एज इट इज प्रिपेयर होकर आगे चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखना इस बात को। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं लोकल और जनरल डिसीज के, अब डिसीज मान लो यहां पर लीवर का फंक्शन गड़बड़ हुआ, ठीक है, इसके सिक्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है, इसका सिक्रेशन गड़बड़ हुआ, गाल ब्लैडर में स्टोर हो गया, ठीक है, स्टोन बनने लग गया, ठीक है, कंपोजिशन यहां गड़बड़ हुआ, लीवर का फंक्शन गड़बड़ हुआ या गाल ब्लैडर का फंक्शन हुआ। अगर लीवर का फंक्शन गड़बड़ हुआ तो ये लोकल डिसीज है। अब यहां से फेल कर गाल ब्लैडर का भी फंक्शन इसने प्रभावित कर दिया, ये जनरल डिसीज हो गई। ठीक है, सेकेंडरी टू लोकल डिसीज, लोकल डिसीज कहीं और है और जनरल डिसीज कहीं और है, यानी एक पार्ट में हो रहा है तो लोकल आप उस पार्ट की ऑर्गन्स के मेडिसिन देकर अपना प्रोटोकॉल जनरेट कर सकते हो, लेकिन अगर उसी के कारण दूसरी जगह भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, लिंक ढूंढना पड़ेगा आपको। ठीक है, यही है फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, पैथोलॉजिकल ट्राइंगल। जिस भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथ फिजिशियन ने फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और पैथोलॉजी की इस ट्राइंगल को मेमोराइज कर लिया कि इसका लिंक इससे है, इसका लिंक इससे, अभी मैं बताता हूं प्रोटोकॉल सिलेक्ट करना, आप यू प्रोटोकॉल बनाना सीख जाओगे। ठीक है, 101% आपका प्रोटोकॉल यहाँ पर सूटेबल हो जाएगा। इसलिए आपको सारी चीज मैं बताने जो जा रहा हूं वो इसी बिहाफ पर। आज अब टेबल प्रैक्टिस की बात करते हो दोस्तों, तो यहां पर आप मुझे बताइए, मैं हमेशा कहता हूं पहले हाई पोटेंसी दीजिए आप, वाई, लो पोटेंसी बाद में, लो पोटेंसी से न्यूट्रिशन देकर ऊपर नेगेटिव तक आइए आप। ठीक है, इस नेगेटिव को देखकर पॉजिटिव तक आइए। क्यों? जितने सीनियर है जिन्होंने यूज किया है उनको पता लग गया है कि हम कितना ब्रिलियंट वर्क कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बहुत सारे लोग तो अभी D4, D5, D6 से ऊपर ही नहीं आए, बाहर ही नहीं आए। ठीक है, मैं कहता हूं दोस्तों एक बार करके तो देखो। आप देखो, हर साइंस का मोटिवेशन होना चाहिए, हर साइंस में। आप मेडिकल साइंस में चले जाइए, आज 4 साल पहले क्या थ्योरी पढ़ी थी मैंने, अभी मैंने पढ़ी तो पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया, थ्योरी को परिवर्तित कर दिया गया। तो जब तक आप साइंस को अपडेट नहीं करोगे, उसको मॉडर्नाइज नहीं करोगे, आप कभी भी आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कहता हूं हमारा साइंस बहुत ऑथेंटिकल है। आप चाहे स्ट्रोक दीजिए, नहीं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे डाइल्यूट करिए या फिर वहां पर पोटेंटाइज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कैसे प्रमोट करते हो दोस्तों। इसीलिए आपको मैं बताने जा रहा हूं, जब यहाँ पर आप हाई पोटेंसी देते हो तो इसका काम क्या है। मान लो किसी को, आप छोटा सा उदाहरण, कॉन्स्टिपेशन की बात किया, कॉन्स्टिपेशन आज भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। ठीक है, बवासीर हो गया, बहुत बड़ा, आपको जो प्रोटोकॉल देना दे दीजिए, S130 और स्लाश 30 को अलग अलग आप 30 पोटेंसी में चला दीजिए। ब्लीडिंग होता है तो इसी को S1 A1 मिला दीजिए 30 में, स्लाश अलग कर दीजिए 30 डायल्यूशन में, आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए, कंटिन्यू 3 महीने, ओनली 3 मंथ्स, आप कॉन्स्टिपेशन को ब्रेक कर जाएंगे। तो जब कॉन्स्टिपेशन को ब्रेक कर जाएंगे, 3 महीने में कंप्लीट कॉन्स्टिपेशन ब्रेक हो जाएगा, तो आप जो बवासीर का प्रोटोकॉल दे रहे हो वो क्या कर रहा है, वो तो बवासीर के लेवल को ठीक करने के काम कर रहा है। बवासीर डेवलप क्यों हुआ? आंतों में जोर लगा रहे हो, रेक्टम में जोर लगा रहे हो, वहां की जो वेन्स होती है वो बल्ज हो गई, फूल गई, जैसे फुग्गा फूलता है। ठीक है, फुग्गे को पहले फूला है और उसके बाद में आप उसको पहले जैसे स्टेज में ला सकते हो? बिल्कुल नहीं, लेकिन हम ला सकते हैं। हम हमारी वेंस को ला सकते हैं, बिकॉज इलास्टिसिटी डैमेज हुई, हम इलास्टिसिटी मेंटेन कर सकते हैं। उसके लिए आपको बोवेल एक्सरसाइज कराना पड़ेगा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को दूर करना पड़ेगा। वो टेक्निक्स है, और वो टेक्निक्स जब तक आपको फिजियोलॉजी, एनाटॉमिक, पैथोलॉजिकल ट्रायंगल्स नहीं पता, आप नहीं कर सकते हो। हमारे ग्रुप के सारे सीनियर इस चीज को जानते हैं और आज वो परफेक्ट है। ठीक है, इसीलिए ये चीज बता रहा हूं। दूसरी बात, आज आप टेबल प्रैक्टिस में देख रहे हैं, आपके पास जितनी डिसीज आ रही है, देखो आप, मॉडर्न साइंस कहता है थायराइड हो गया आपको जिंदगी भर दवाई खाना है, बल्कि यूट्रस हो गया निकाल के फेंक दो, हाइपरथायराइडिज्म हो गया, थायराइड की प्रॉब्लम, ठीक है, आपको ब्लड प्रेशर हो गया, है ना, आपको जितनी भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आपको नजर आ रही है, देखो कोलेस्ट्रॉल का,
है ना। ये सारी चीजें आपको याद रखना है दोस्तों। जितने भी प्रोसेसेस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के लेवल पर आ रही है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारी अनियमित दिनचर्या। हमारा एक साइंस होता है, और वो साइंस होता है आवर बॉडी पार्टली कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम एंड पार्टली बाय हार्मोनल सिस्टम। आपको ये याद रखना है, हमारी बॉडी में दो सिस्टम काम कर रहे हैं। एक सिस्टम होता है न्यूट्रिशन का, एक सिस्टम होता है नर्व का। जब हम हाई पोटेंसी की मेडिसिन दे रहे हैं, आप कर क्या रहे हो? आप इसी नर्वस सिस्टम के माध्यम से बॉडी में काम करा रहे हैं। ठीक है, आपकी बॉडी में नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है। मैटी जी ने उसी को ध्यान में रखकर पॉजिटिव नेगेटिव सिस्टम बनाया, क्योंकि हमारी बॉडी में हर ऑर्गन के सेल में रेडियो एक्टिव वेव्स होती है, और वही रेडियो एक्टिव वेव्स का इम्बैलेंस के कारण डिसीज डेवलप होती है उस पार्ट में। इसीलिए हाई पोटेंसी देकर नर्वस सिस्टम को, और लो पोटेंसी देकर, जब आप 19 और 1, अभी तो 19:147 के रेशियो में उलझे हुए हैं दोस्तों, दोनों इक्वली काम करते हैं। हमने 25 साल की मेहनत किया है, हमारे ग्रुप में सारे सीनियर इस चीज को धीरे धीरे एडॉप्ट करते जा रहे हैं। वाकई में सर ये चीज सही है। ठीक है, जो चीज 19 से आप दे रहे हो D10 तक, वाकई में वो न्यूट्रिशन के लेवल पर काम करेगी। ठीक है, पहली बात, उसका जो कार्य का क्षेत्र होगा ना, वो सीमित होगा, सीमित होगा। अगर आपको केवल न्यूट्रिशन के बिहेवियर पे काम करना है, पूरे और उसके सिस्टम, यानी एक ऑर्गन, आप एक ऑर्गन कोई भी लो, मान लो अगर आपको नोज से म्यूकस मेम्ब्रेन अफेक्टेड है, आप क्या कर रहे हो? नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन के लेवल पर काम कर रहे हो। ठीक है, यहां पर आप D4 से लगाकर D6 तक जा रहे हो तो ठीक है, क्योंकि नोज से म्यूकस मेम्ब्रेन से यहाँ न्यूट्रिशन की बहुत जरूरत। लेकिन अगर यही चीज आप थर्ड डायल्यूशन में यूज करते हो, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, आप करके देखिएगा। S1 C1 A1 F1 वर1 आरी, अगर आपने इसको थर्ड डायल्यूशन में दिया, कितना बड़ा मैजिक है। इसी को D6 में देकर देखना, जब सर्दी होती किसी को, म्यूकस मेम्ब्रेन का अगर कोई प्रॉब्लम होती है, आप देकर देखना। ठीक है, जो लोग थर्ड डायल्यूशन में यूज करेंगे वो सीधा नर्वाइन इफेक्ट डालेंगे, अर्थात नोज से लगाकर वो सीधा नर्व तक काम कर गए। लेकिन जो लोग केवल D6 तक जाएंगे, वो केवल म्यूकस मेम्ब्रेन के लेवल पर काम कर पाएंगे, यानी केवल न्यूट्रिशन के बिहाफ पर काम कर पाएंगे। एंड दैट इज द फैक्ट। ठीक है, इसीलिए दोस्तों, इसीलिए देखिए, आप यस सर लिख रहे हैं, बहुत अच्छा वर्क है, क्योंकि इन्होंने कई पागलपंतियां करी है। इसी को RS में बनाकर सूंघा दिया, जिसकी एलर्जी सालों से थी, वो एलर्जी गायब हो गई। ठीक है, जो आदमी 20-20 22-22 साल तक वहां पर अफेक्टेड था, वो व्यक्ति बोलता है कि सर आपने क्या दिया, क्या मैजिक करा, मुझे सूंघने को दिया आपने, मैंने सूंघा, मुझे तो एलर्जी होती थी, फलानी चीजें फलानी, अभी तो मुझे 1 महीने से कोई एलर्जी नहीं हुई। ये रिजल्ट है, ये हमारी पागलपंती की देन है। हमारा पूरी एज फैमिली ऐसे ही पागल है दोस्तों। इसीलिए हम लोग यहाँ पर हर बार की कंडीशन को प्रमोट कर रहे हैं। S1 C1 A1 F1 वर1 आरी का प्रोटोकॉल जो होता है, बहुत ही शानदार रिजल्ट दोस्तों हमें देखने को मिलता है। हमारे जितने भी कलीग्स हैं, ये फैमिली मेंबर्स हैं हमारे, मैक्सिमम 3 to 7 डेज में किसी भी कोराइजा के पेशेंट को ऐसे बोलते हैं, ले जा, एलोपैथ की जरूरत नहीं, ठीक हो जाएगा। विदिन 3 to 7 डेज, विदाउट एनी एलोपैथ मेडिसिन, विदाउट एनी सपोर्ट, अदर सपोर्ट, आपका पेशेंट रिकवर हो जाता है। ये चीज है ये में, बशर्ते हमें पहनाना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। हमारे अंदर सब है, इस डॉक्टर के पास सब है, कंप्लीट साइंस है, लेकिन एक ही चीज की कमी है, न तो वो इलेक्ट्रोमोटिव डॉक्टर में उमंग है, न ही एटीट्यूड है कि मुझे अपडेट करना है। और हमारे एज फैमिली में जो शामिल होता है, हम उसको नीचा नहीं दिखाते, उसको अपनी वास्तविकता, उसको हम कांच सामने रखते हैं और कहते हैं कि देखो इस कांच में आप कहाँ हो। ठीक है, इसीलिए वो व्यक्ति अपने आप को देखता है कि नहीं यार, ये आगे जा रहा, मुझे भी आगे जाना, और वो आगे जाता है, और ऐसा आगे जाता है कि दोबारा उसके एरिया में पलट के नहीं देखता। इसीलिए यही मोटिवेशन हमारे ग्रुप में नए नए डॉक्टर जनरेट कर रहे हैं, और ऐसे डॉक्टर जनरेट हो रहे हैं जिनकी उस एरिया में कभी भी कंपेलेबिलिटी नहीं कर सकते। आप किसी भी चीज से वहां पर आप उनको तुलना नहीं कर पाओगे दोस्तों, वो बहुत अलग रहेगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं। दूसरी बात, जब आप मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की बात कर रहे हो दोस्तों, तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में आपको बहुत सारी चीजें समझना पड़ेगी, तब हम पैथोलॉजी को समझेंगे। कल मैं आपको इन्फ्लामेशन बताऊंगा, चूकिएगा मत, क्योंकि आज के समय में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन दो ही चीजें जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अगर सेल में इन्फेक्शन हो रही तो कैसे हो रही, इन्फ्लामेशन हो रहा तो कैसे हो रहा, आप प्रोटोकॉल कैसे सिलेक्ट करोगे आज बता रहा हूं, बहुत ईजी है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की। जब आप मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की बात करोगे तो आपको बहुत सारी चीजों को याद रखना पड़ेगा।
ये 5 चीजें याद रख लीजिए, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आपके माइंड में फिट हो जाएगा और आप उसको क्यूर करोगे। आज की 99% डिसीजेस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से जुड़ी हुई है, रीनल फेलियर से लगाकर मुंह में छाले होने तक का वहां पर लिखा है। आपको मैं बता दूं, हमारे रिसर्च में डॉक्टर राजेश साहू है, बेहर जिला बालाघाट के, वो हमारे मेरे कलीग्स हैं, हमने एमडी साथ में इलेक्ट्रोमेपैथ का किया था बेहर से। आज ऐसी ऐसी चीजें हम लोग लेकर आ रहे हैं। छाले अगर किसी को होते हैं, आप स्लास की D2 ग्लोबुल्स बनाइएगा, ठीक है, स्लास की D2 ग्लोबुल्स बनाइएगा, आप उसको 5-5 ग्लोबुल्स दिन में 3 टाइम चूसिएगा, 3 दिन चूसिएगा, ओनली 3 डेज। आप मुझे बताइएगा छाले का। मैंने अभी अपने सीनियर्स को भी नहीं बताया, किसी भी सीनियर्स को नहीं बताया, ये फर्स्ट टाइम मैं इंडिकेट कर रहा हूं आपको। ये सब मैंने अभी कसराव सेमिनार के लिए बचा के रखा है कि मैं आप लोगों को वो बताऊंगा जो शायद आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। याद रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है ना, ये हमारी गलतियों की सजा होती है। हम लोग डेली रूटीन को, बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब करते हैं, खाते हैं तो खूब खाते हैं, नहीं तो कुछ नहीं खाते हैं, ठीक है। ऐसी कंडीशन में जब आप आपके सैलाइवरी ग्लैंड को अफेक्ट करते हो, तो यहां से शुरू होता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ठीक है। सैलाइवरी ग्लैंड का सिक्रेशन कम हुआ, डाइजेशन कम हो जाएगा, ऐसे का ऐसा ड्राई पार्ट ऊपर से चला जाएगा, ठीक है। सलाइवा का मेन काम होता है स्टार्टिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी डाइजेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करना, ल्यूब्रिकेशन करना। और जब दांतों से चबा कर आप वहां पर, अब आप दांतों से जल्दी जल्दी खाना खा रहे तो क्या प्रॉपर चबाओगे, ब्रेक डाउन करोगे, नहीं कर पाते। यही कारण है वो प्रोडक्ट जब आगे जाता है तो दांतों का काम आप किससे ले रहे हो, स्टमक से ले रहे हो, ठीक है। स्टमक भी खूब ज्यादा एसिड को सीक्रेट करके उसको डाइजेशन की कोशिश करता है, तो क्या डाइजेशन कर पाएगा, एक समय तक करेगा, उसके बाद स्टमक भी बोलेगा ना भाई ना, अब मेरा काम खत्म, मुझे अब नहीं करना था, थक गया हूं मैं, ठीक है। स्टमक भी थक गया। अब स्टमक का काम किस पे जाएगा, लीवर पे जाएगा, क्योंकि मेटाबॉलिक प्रोसेसर तो वही है। स्टमक से खाना इंटेस्टाइन में आया, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए कहां गया, आपका जो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस कौन करता है, लीवर करता है। लीवर भी कहेगा भाई तुम तो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स बार बार भेज रहे हो, उसको डाइजेस्ट तो करो, मैं पचाऊं कैसे, मुझे बहुत सारा मेहनत करना पड़ रहा है आपके चक्कर में। तो लीवर भी एक समय तक करेगा और फिर लीवर भी कह देगा जान दो साले को, इसको भी निपटाओ, ठीक है। लीवर भी काम कम कर देगा, वो भी ऐसा कैसा अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स कहां डाल देगा, आपके इंटेस्टाइन में डाल देगा। अब इंटेस्टाइन में आ गया और वो भी इनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है, वो गया बॉडी में, तो क्या पेनक्रियास को स्टिमुलेशन होगा, पहली बात तो कम हो जाएगा। और दूसरी बात, यदि लीवर से पेनक्रियाज जो इंसुलिन को एक्टिवेटिंग फैक्टर होता है वो ही रिलीज कम होगा, तो पेनक्रियास में से या तो इंसुलिन कम होगा, और जब इंसुलिन निकलेगा तो इंसुलिन ही ऐसा कंटेंट होता है, ये सेल है, जब इंसुलिन यहां पर आएगा तो ये ताला बन जाएगा और ये इंसुलिन जो होता है चाबी बन जाएगा आपका, ठीक है। जब ये चाबी सेल में लगेगी तभी सेल का दरवाजा खुलेगा, तभी न्यूट्रिशन अंदर जाएगा, ठीक है। यही कारण है कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ही डायबिटीज काज करता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ही हाइपरटेंशन काज करता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ही थायराइड काज करता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ही आप मान लो रीनल फेलियर काज करता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ही जितनी भी प्रकार की डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के डिसीजेस होती है, मैक्सिमम डिसीज को कंटेन करता है। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना घटना, ये क्या है, ये सब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ठीक है। और मुझे बहुत खुशी के साथ आपको बोल रहा हूं आज कि मैं ओबेसिट्रॉन के लेवल पर पूरे इंडिया में शायद पहला डॉक्टर होऊंगा जो 1000 लोगों का वेट लॉस कर चुका हूं। मेरे पास आज मॉर्निंग में 1000वां फीडबैक आया, जो ओबेसिट्रॉन के लेवल पर दोस्तों मैक्सिमम 20+ किलो वेट कम कर चुके हैं। 1000 लोग हैं जिनको मैंने 20 किलो से ज्यादा वेट रिड्यूस किया है। अब ये इससे बड़ा फीडबैक हो नहीं सकता, इसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के फिलॉसफी पे बना हुआ है। आगे आप लोगों को पता चलेगा कैसे काम कर रहा है, ठीक है। इसीलिए आप लोगों को मैं वही कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा। जब आप यहाँ पर रीनल फेलियर के लेवल पर जाते हो तो लीवर के लेवल पर जब जा रहे हो तो आपको यहाँ पर समझना है कि ये हो क्या रहा है। जब भी आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद क्या होता है, सारा चीज एडॉप्ट होकर आता तो लीवर के पास है ना। अगर लीवर का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ है, लीवर का फिलोसॉफिकल फंक्शन गड़बड़ है, तो क्या होगा, डेफिनेटली आप मान के चलिएगा डाइजेशन प्रभावित हो जाएगा। और डाइजेशन प्रभावित होगा 101%। यहाँ पर एक छोटा सा प्रोसेस बताता हूँ, रीनल फेलियर का बताता हूँ, बहुत सारी चीजें मैं आगे बताता हूँ वन बाय वन। जब रीनल फेलियर डेवलप होता है तो क्या एकाएक हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। जब आप खाना खाते हो, खाना खाने के कारण ये मेटाबॉलिक इंडाइजेशन वाली प्रोसेस हो रही है, लगातार हो रही है। लेकिन हो कैसे रही है दोस्तों, हो ऐसे रही है
कि लीवर में एक केमिकल निकलता है, एंजाइम निकलता है जिसको बोलते हैं क्रिटिन। क्रिटिनिन नहीं, क्रिटिन। ये क्रिटिन क्या करता है, क्रिटिन फॉस्फेट के रूप में ब्लड में आ जाता है, और ब्लड में आएगा जब आपका फूड पार्टिकल आया, उससे मिला, उसको वहां पर डाइजेशन के प्रोसेस में लाया, और डाइजेशन के प्रोसेस में लाकर उसके डाइजेशन में मदद करता है। लेकिन यदि ये क्रिएटिनिन फॉस्फेट का उपयोग ही नहीं हो पा रहा इनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल से, क्रिएटिनिन फॉस्फेट का उपयोग कम हो पा रहा, आपका लीवर ही इंपेयर हो गया। ठीक है, क्रिएटिनिन फॉस्फेट बना रहा है, ज्यादा बन गया, कम बन गया, जो भी हो, ज्यादा बन गया तो क्या होगा, वो क्रिएटिनिन में कन्वर्ट होता है, और क्रिएटिनिन में कन्वर्ट होकर डाइजेस्टिव प्रोसेस से यूरिन के माध्यम से बाहर निकलता है। ठीक है, अब जब यूरिन से बाहर निकल रहा है तो किडनी को अफेक्टेड करेगा ना भाई। अब जब मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है, इनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल हो रहा है, यहाँ पर ग्लूकोज आया, लेकिन इंसुलिन का सिक्रेशन कम हुआ, इंसुलिन का सिक्रेशन कम हुआ, वहां पर इंसुलिन ने सेल का दरवाजा ही नहीं खोल पाया, तो वो शुगर लेवल भी ब्लड में आ गया, इनडाइजेस्टेड लेवल भी ब्लड में आ गया। क्या ब्लड की डेंसिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? डेफिनेटली ब्लड गाढ़ा हो जाएगा। ब्लड की वेलोसिटी कम होगी या नहीं होगी? वेलोसिटी का मतलब होता है ब्लड के फ्लो की क्षमता, यानी ब्लड किस रेट में बह रहा है, डेफिनेटली वहां पर वेलोसिटी अफेक्टेड हो जाएगी। और जब वेलोसिटी अफेक्टेड हो जाएगी, ब्लड की डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो दोस्तों ये तो गॉड गिफ्ट मिल गया आपको, सीधा हाइपरटेंशन हो गया। ठीक है, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो रहा तो आपको हाइपरटेंशन हो गया। अब हमारे कई ग्रुप्स के मेंबर ऐसे हैं, साहब आप प्रोटोकॉल बता दो। ठीक है, कई ग्रुप्स के बाहर के लोग भी जुड़े हुए हैं, चोरी छिपे वहां पर वो करते हैं काम। तो वो क्या करते हैं, केवल और केवल ब्लड प्रेशर की मेडिसिन बताते हैं। आपने मेटाबॉलिक डिसऑर्डर दूर किया क्या? क्या आपका, हमारे कुछ डॉक्टर भी बहुत गणितज्ञ हैं, वो केवल और केवल ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट लेते हैं, ये नहीं सोचते कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को दूर करें। आप जब तक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर दूर नहीं करोगे, आप ठीक नहीं हो सकते। खाओ आप भी, मॉडर्न साइंस कहता है ना, आपने एक दिन ले लिया, अब जिंदगी भर हाई बीपी की दवाई खाओ। थायराइड हो गया, जिंदगी भर खाओ। मैं चैलेंज करता हूं, चैलेंज करता हूं, हमारे ग्रुप में काफी लोग ऐसे हैं जो चैलेंज कर रहे हैं। आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी फिलॉसफी क्लियर हो गई। वो कहते हैं हमने मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिस दिन आपका दूर कर दिया, आपकी ये जितनी भी प्रॉब्लम है, हाइपरथायराइडिज्म है, ये सारी दूर हो जाएगी। ठीक है, क्यों दूर हो जाएगी समझो। जब यहाँ पर ब्लड गाढ़ा हो रहा ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपका, कारण है यहाँ पर ब्लड का डेंसिटी बढ़ना, वेलोसिटी कम, फ्लो कम हो जाएगा। अगर फ्लो कम हो जाएगा तो बॉडी की डिमांड बढ़ेगी। अब बॉडी की डिमांड बढ़ेगी तो काम कौन ज्यादा करेगा? हार्ट। हार्ट पंप ज्यादा करने के लिए, क्योंकि ब्लड गाढ़ा हो गया, प्रेशर करेगा, दैट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। कारण क्या है? ट्रीटमेंट किसका कर रहे हो? अब मुझे बताओ कैसे ठीक होगा? खिलाते रहो जिंदगी भर हाई ब्लड प्रेशर की दवा। इसलिए याद रखना, ये प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात, जब आप यहां से देख रहे हो ब्लड सर्कुलेशन गाढ़ा हो गया, तो क्या किडनी की तरफ भी जाएगा ब्लड प्रोसेस से? आपको मालूम है कि ब्रेन को, लीवर को, है ना, लंग्स को और किडनी को बहुत इमरजेंसी में ब्लड सर्कुलेशन की जरूरत होती है। और आपकी पूरी बॉडी के फिल्टर करने के लिए तो ब्लड, यूरिन बनाने के लिए भी ब्लड कहाँ जाएगा? किडनी में जाएगा। तो जो क्रिएटिनिन बना है डाइजेस्टिव सिस्टम से वापस कहाँ आ गया? ब्लड में आ गया, और ज्यादा ब्लड की डेंसिटी बढ़ गई। और ये डेंसिटी वाला ब्लड जब किडनी की तरफ जाएगा तो बिल्कुल कछुए की चाल से जाएगा, यानी किडनी की तरफ ब्लड फ्लो स्लो हो रहा है। और जब ब्लड फ्लो स्लो हो रहा है तो डेफिनेटली मान के चलिए किडनी में फिल्ट्रेशन रेट डाउन हो जाएगा। दैट इज द कॉज ऑफ रीनल फेलियर। और यही कारण है, हमने यही कार्य को किया है। और हमारे ग्रुप के बड़े बड़े डॉक्टर्स, मैं नाम भी लेना चाहूंगा, डॉक्टर भुल्लर सर पंजाब, अमेजिंग रिजल्ट ऑफ रीनल फेलियर। ठीक है, हमारे ग्रुप के बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, मैं अपना नाम नहीं लेता, आप लोगों का नाम लेता हूं। ठीक है, हमारे ग्रुप की कई डॉक्टर्स हैं, आप सुखबीर जी का ले लीजिए आप। ठीक है, कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जो विद इन 1 to 2 days, कल का केस बता रहा हूं मैं डॉक्टर सुखबीर जी का, जो आदमी अनकॉन्शियस स्टेट में था, 7 to 10 डेज से हॉस्पिटल में एडमिट था, केवल S1 1000, F1 1000, हेड ऑयल, चेस्ट ऑयल मसाज और जनरल टॉनिक P1B के बदौलत 24 घंटे में होश में आ गया। हेड्स ऑफ सुखबीर सर पंजाब। ये केवल ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड्स और फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल बैकग्राउंड पे। दोस्तों 24 घंटे में जब पेशेंट होश में आ गया, हॉस्पिटल से छुट्टी करा के सुखबीर जी के क्लिनिक पे लेकर आ गया। दैट इज द फैक्ट, पागलपंती करते जाओ। ठीक है, मॉडर्न साइंस आश्चर्य है कि 7 दिन में उसमें नहीं आया, ये 24 घंटे में कैसे आ गया? ये केवल एज की देन है। और यही है मैं जो आपको बता रहा हूं, हाई पोटेंसी प्लस लो पोटेंसी कॉम्बिनेशन। जब आपको ग्रोथ कराना है,
तो आपको लो पोटेंसी से हाई पोटेंसी जाना है। केवल माइंड में ये रखिए आप, जब आपको नर्वाइन करना है हाई पोटेंसी से लो पोटेंसी आइए, दैट इज द फैक्ट। अगर आपने ये बूस्ट कर लिया, इससे बेटर प्रोटोकॉल का रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। ये फैक्ट है यहाँ पर, और इसी कारण से आप हर प्रकार के प्रोटोकॉल्स को क्रिएट कर सकते हो। दूसरी बात, जब आपको मैं इतना फिलोसॉफिकल पॉइंट बढ़ा रहा हूं, यहां से अगर क्रिएटिनिन गया किडनी के तरफ ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए गया, ठीक है, आप किडनी के तरफ जब ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए गया तो क्या प्रॉपर फिल्ट्रेशन होगा? नहीं होगा। जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट है वापस आपके ब्लड में आ गया, अब ब्लड में आ गया और चला गया ब्लड में, ठीक है। तो क्रिएटिनिन क्या होता है? किडनी को पता है कि मुझे 0.5 से 1.2 के आसपास मुझे यूरिन से निकालना है, अब इससे ज्यादा बन रहा है, अब ज्यादा क्वांटिटी में बन रहा तो क्या होगा, ठीक है, ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा क्रिएटिनिन, तो वो वहां पर जाकर किडनी को स्वयं को डैमेज करेगा। बन कहां रहा है क्रिएटिनिन? बन रहा लीवर में। प्रभावित किसको कर रहा है? किडनी को। अगर आपको लिंक देखते आएगा जब तो आप प्रोटोकॉल खेलोगे। अगर लिंक देखते नहीं आ रहा, फिजियोलॉजिकल फंक्शन नहीं आ रहा, एनाटॉमिकल फंक्शन, हमारे जितने भी इलेक्ट्रोमेपैथ डॉक्टर है, मैं कहता हूं जिस दिन, अभी उल्टा गणित है, केवल 10% इलेक्ट्रोमेपैथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, केवल 10%, 90% एलोपैथ प्रैक्टिशनर है। और जब मान्यता के बात आती है 10 में से 2% पहुंचते हैं और 90% में से 1% पहुंचते हैं, और कहते हैं इलेक्ट्रोमेपैथ को मान्यता क्यों नहीं मिल रही? आप क्या कर रहे हो? हाँ, तो आप क्या कर रहे हो भाई? पहले अपने आप को देख लो, गवर्नमेंट सब देख रही है, ठीक है। इसीलिए हमने हमारे ग्रुप के काफी सीनियर डॉक्टर वर्मा सर, डॉक्टर चमन सर हैदराबाद, डॉक्टर शैलेंद्र चौहान सर गुजरात, हम लोगों ने ग्रुप बनाया, और उस ग्रुप का मोटिवेशन ये है, हमें कम से कम पैसे में आप लोगों को तैयार करना है, आप लोगों को इस लायक बनाना है। हमारा टारगेट है 1000 डॉक्टर का। मैं 2700 डॉक्टर हमारे ग्रुप में शामिल हो चुके हैं, उनमें से 992 लोगों का हम सिलेक्शन कर चुके हैं जो वास्तव में इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वेट हमने उनको शामिल किया हमारे ग्रुप में, और बहुत जल्दी हम लोग सारे फीडबैक्स को एफिडेविट के रूप में प्रस्तुत करके गवर्नमेंट के समकक्ष हम डालने वाले हैं दोस्तों। हम तैयारी कर रहे हैं, और IEHRC उसमें बहुत बड़ा हमारा हेल्प है। डॉक्टर SN सिंह गुजरात, जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे वकील है, बहुत ही सीनियर वकील है, एडवोकेट है, उनको हेड्स अप है, वो बिना पैसे के आज हमारा केस लड़ रहे हैं। डॉक्टर के पाल सर जो कमिश्नर है दोस्तों, रिटायर कमिश्नर है, वो हमारा IH का केस लड़ रहे हैं। उनसे मैं मिला हूं और सारी चीजें समझने की कोशिश किया। तो प्रॉब्लम यहां आ रहा था, और हम अब सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग वो चीज जनरेट कर रहे हैं जो शायद हमारे सीनियर्स कहीं ना कहीं चुक गए, आज हम वो पैदा कर रहे हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप यहां पर किसी भी लेवल को चाह रहे हो दोस्तों, तो वो लेवल क्या है? यहां पर अगर मेटाबॉलिज्म में जुड़ा है, तो भाई थायराइड का क्या रोल? थायराइड कैसा है आपको पता होना चाहिए। थायराइड कैसा है आपको, थायराइड अगर पहचानना है ना, आप केवल मेटाबॉलिक प्रोसेस पूछ लीजिए, आप बता दोगे किसको हाइपर है या हाइपो है। हमारे सीनियर फटाफट बता देते हैं किसको हाइपो है या हाइपर है। जब आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो हो गया, आप मान लीजिए मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो हो गया, तो क्या होगा? जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है आपकी बॉडी में डिपॉजिट हो जाएगा। आप देखो, तोंद निकाल के ला रहे हो, बटक्स निकाल के ला रहे हो, क्या हो रहा है? यानी आप ओबेसिटी के लेवल पर आ रहे हो, ठीक है, आप में वेट गेन हो रहा है। ये वो कंडीशन है जो टिपिकली इंडिकेट करता है कि यहां पर आप लोगों के बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो हो गया, यानी आपको ठंड लग रही है, ज्यादा ठंड लग रही है। दैट इज द काज। ये वो कारण है जो बता रहे हैं कि आपकी मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो हो गई, और मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो हो रही है, वो सीधा हाइपोथायराइडिज्म में डेवलप करेगा, अर्थात आपके ग्रोथ हार्मोन को प्रभावित करेगा, थायरॉक्सिन को प्रभावित करेगा। T3 और T4 में देखोगे ना, T3 एक्टिव है, T4 इनएक्टिव है। जब भी जरूरत पड़ती है T4 T3 में कन्वर्ट होता है, एक्टिव रूप में थायरॉक्सिन के रूप में काम करता है, ये रोल है। लेकिन यहाँ तो हाइपोथायराइडिज्म में आप देखो, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, आपको ठंड ज्यादा लगेगी। अगर पेशेंट ये बोलता है आप ये ट्रीटमेंट कर दो, H2C3 L2 RE-D5, आप देकर देखो 15 से 20 दिन के अंदर रिटर्न आ जाएगा। 15 से 20 दिन में आपके पेशेंट को रिकवरी शुरू हो जाएगी। ये बेस है दोस्तों, ठीक है। दूसरी बात, अगर इसके विपरीत जाओ आप, पेशेंट बोलता है साहब मुझे तो बहुत जलन होती है, मेरी हथेली देख लो, मेरे तलवे देख लो, मेरा सीना देख लो, मेरे एब्डोमेन देख लो, मुझे बहुत बर्निंग सेंसेशन हो रहा है। अगर बर्निंग सेंसेशन हो रहा तो भाई क्या हो रहा? डेफिनेटली आप पकड़ लोगे इसको, बर्निंग सेंसेशन हो रहा। पूछो भाई आप कैसे, उसको देख के ही बता दोगे किडिंग कॉन्ग, दुबला पतला, यानी मेटाबॉलिक प्रोसेस बहुत ज्यादा हो रही है, इसीलिए उसको बर्निंग हो रही, क्योंकि हीट बहुत ज्यादा जनरेट हो रही है। जब भी मेटाबॉलिक प्रोसेस जनरेट होती है तभी तो हीट बनती है। यही चीज आपको देखने का है।
यही कारण वहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए ये दो कंडीशन आप बहुत इजीली पकड़ लोगे। ठीक है, डायबिटीज के चैप्टर का क्वेश्चन है, मैं डायबिटीज में बताऊंगा। आप देखो कई पेशेंट को मॉर्निंग में शुगर बढ़ी भी रहती है, लेकिन आफ्टरनून जाओगे तो शुगर बहुत कम होती है। ऐसा क्यों? ये डायबिटीज के लेवल पर मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बड़ी चीज नहीं है। आप देखते हो कहीं भी कोई इंस्टीट्यूशन है, आप भी आपका क्लिनिक, अगर आप क्या नौकर काम करता है, आप क्लिनिक खोलोगे तो आप चाबी उसको दे दोगे, ले भाई तू झाड़ू पोछा लगा, मैं आता हूँ। ठीक है, आप इधर उधर कई लोगों से गप्पे मारते हो, अपना काम करते हो। ठीक है, वैसे ही आपकी बॉडी भी होती है, उसको भी अपने एनर्जी के लेवल पर लाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है, जो आपके लीवर और आपके मसल से वहां पर प्रोवाइड की जाती है। उसी के कारण आपको वहां पर शुगर लेवल कुछ बढ़ा हुआ मिलता है, क्योंकि नाइट से सुबह तक आप बहुत ज्यादा फास्टिंग कर चुके होते हो। दैट इज द फैक्ट। ठीक है, और कई बार डायबिटीज में बहुत ज्यादा परहेज करवा दिया जाता है, जिसके कारण भी ये कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती है। केवल आप फूड रिस्ट्रिक्शन के साथ आप ऐसे प्लांट्स के सब्जियों का सेवन आप कराइए और इलेक्ट्रोमेपैथ मेडिसिन दीजिए। हमारे ग्रुप में काफी मेंबर्स हैं, काफी ग्रुप्स हमारा तगड़ा है, जिन लोगों ने हजारों डायबिटीज के पेशेंट को चलते फिरते ठीक किया है दोस्तों, बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक, सिलेक्शन ऑफ रेमेडी। सबसे बड़ा प्रोटोकॉल क्या होता है ना, जब आप सिलेक्शन ऑफ रेमेडी की बात करते हो कि भाई हम सिलेक्शन कैसे करें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक इलेक्ट्रोमेपैथ डॉक्टर का यही आता है। वो ये समझता है ठीक है, ये आरटी होता है ना, मुझे तो इतना ही मालूम है दोस्तों, है ना। स्क्रोप्लोसो, कैंसरसो, एंजाइटिको, फेब्रिपिको, वर्मिपिको, वेनेरियो, पेक्टोरल, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आपको मैंने जिस प्रकार से भी आपको बताया कि आपको लिंक देखना पड़ेगा। ठीक है, प्रोटोकॉल सिलेक्शन भी, हाँ बराबर अनिल सर, लिम्फेटिको ग्रुप। ठीक है, इतने ग्रुप्स हैं। अब अगर आपको मेटाबॉलिक प्रोसेस दर्शाना है कि भाई मुझे मेडिसिन सिलेक्ट करना है, कैसे करोगे? फिलॉसफी क्लियर है, क्लियर। अभी मेटाबॉलिक प्रोसेस मैंने इसीलिए बताया, जब आप खाना खा रहे हो, खाना खाने से लगाकर डाइजेशन होने तक की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपका सीधा सिलेक्शन होना चाहिए एस्क्रोफ्लोसो ग्रुप। ठीक है, यानी कोई पेशेंट आकर बोलता है साहब मुझे इंडाइजेशन हो रहा, मुझे प्रॉब्लम आ रही है, डाइजेशन नहीं हो रहा, मुंह में छाले हो रहे, फलाना हो रहा, कोई भी प्रोसेस जो लिम्फ के प्रोडक्शन तक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सीधा एस्क्रोफ्लोसो ग्रुप। ठीक है, दूसरी बात, ये न्यूट्रिशन हो गया। अब ये न्यूट्रिशन आ रहा है ब्लड सर्कुलेशन से। ठीक है, अब ये न्यूट्रिशन यहां पर करेक्ट हो गया, तैयार हो गया, ये न्यूट्रिशन आएगा आपके ब्लड के लेवल पर। ठीक है, अब जब ये न्यूट्रिशन ब्लड के लेवल पर आ रहा तो सिलेक्शन क्या? ठीक है, ये दूसरा सिलेक्शन ऑफ रेमेडी, यानी जब लिम्फ बना और बन के वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए आ रहा है, अब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा नहीं हो रहा वो अलग बात है, वो बाद में बताता हूं। अगर यहां पर आ रहा है तो ये स्क्रोफ्लोसो का काम है। जब आपको ब्लड के माध्यम से आ रहा है तो स्क्रोफ्लोसो के साथ डेफिनेटली जब भी कभी सिलेक्ट करोगे आपको एंजाइटिको ग्रुप की एक मेडिसिन डेफिनेटली रखना पड़ेगा, क्योंकि ये स्क्रोफ्लोसो ग्रुप की मेडिसिन एंजाइटी ग्रुप को मेडिसिन को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात, यहां पर जब एंजाइटी को ग्रुप का काम आया तो ये ब्लड में, अब ये टिश्यू फ्लूइड है और ये कोई आर्गन है। ठीक है, ये स्क्रोफ्लोसो ग्रुप का यहां पर लिम्फ आ गया जो बना, यहां से एंजाइटिको ने उसको टिश्यू फ्लूइड में डाल दिया। ठीक है, अब ये न्यूट्रिशन है, इसके साथ ऑक्सीजन है। ठीक है, ये इस टिश्यू फ्लूइड से इस सेल के अंदर आ रहा है ताकि ये सेल मेटाबॉलिक प्रोसेस कर सके, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस करेगा। ठीक है, ये सेल मेटाबॉलिक प्रोसेस करेगा, न्यूट्रिशन लिया, ऑक्सीजन लिया, किसने लिया? यहां पर ब्लड का काम है, यहां पर आर्टरी के माध्यम से यहां पर डाल दिया जाएगा। और एल लिम्फेटिको ग्रुप जो होता है, जो इसको तीसरा सपोर्ट करता है दोस्तों, वो होता है लिम्फेटिको ग्रुप, वो होता है मिडिल मैन। यानी यहां से ये लिम्फेटिको ग्रुप न्यूट्रिशन को अंदर ले गया, यहां वेट कर रहा है वो।
यहाँ पर मेटाबॉलिक प्रोसेस हुई, मेटाबॉलिक प्रोसेस के कारण एटीपी बना, एनर्जी बना, हीट बना, यहाँ से वेस्टेज मेटल बना कार्बन डाइऑक्साइड, वो बाहर आया इसी लिम्फ के कारण, और यही लिम्फ इसको वापस वीनस ड्रेनेज में धकेल देगा, यानी A2 वाला ग्रुप। ठीक है, A1 और A3 वाला ये काम और A2 वाला ये काम। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल यहाँ पर डाल दिया, ये वीनस ड्रेनेज से हार्ट में चला गया, वहां से प्यूरिफाई हो गया। अब प्रोटोकॉल सिलेक्ट करना कितना इजी है दोस्तों, अब आप मुझे बताओ, यहां पर आपने कोई प्रोटोकॉल सिलेक्ट किया तो ये प्रोटोकॉल कितना इजी हुआ। मान लो किसी को आपने, अभी मैंने आपको कहा था S2C15B का सिलेक्ट कर लो आप। Why you selected these 3 medicines? आपने S2 क्यों सिलेक्ट किया? आपने S2 इसलिए सिलेक्ट किया कि ग्लैंडुलर फंक्शन में अफेक्शन आ रहा था। ठीक है, अगर लिम्फेटिक होता आपका पेशेंट तो आप सीधा S1 सिलेक्ट करते, आपने देखा कि वो सेंग्वाइन है, आपने S2 सिलेक्ट किया। ठीक है, अगर ये कंडीशन आप देखना सीख जाओगे कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो यहां पर ये कंडीशन हमने जनरल टॉनिक, नेचुरल टॉनिक, पावर बूस्टर और लिम्फो बूस्टर, ये 4 ऐसे तत्व बना दिए हैं जो ये सारे फंक्शन मिलकर कर लेते हैं। जहां पर हार्ट से रिलेटेड बात आती है, A3 से रिलेटेड बात आती है, हमारा जनरल टॉनिक पर्याप्त है। जहां पर एस्टेन की बात आती है, हमारा नेचुरल टॉनिक पर्याप्त है। जहां पर पावर बूस्टर यानी A1 की बात आती है, वहां पर हमारा पावर बूस्टर पर्याप्त है। और जहां पर A2 की बात आती है, अर्थात आपको यहां पहुंचाना, तेजी से पहुंचाना, पावर बूस्टर में दे दो आप। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, उसके साथ न्यूट्रिशन में प्रॉब्लम है, जनरल टॉनिक दे दीजिए आप। डाइजेशन, स्टमक से प्रॉब्लम है, ब्रेन से प्रॉब्लम है, नेचुरल टॉनिक दे दीजिए आप। और इस कंडीशन में आपको टेम्परामेंट का महत्व ही नहीं आ रहा। ठीक है, आप टेम्परामेंट देखना बहुत नेसेसरी है, लेकिन इनका उपयोग करने के बाद आप देखो, आप टेम्परामेंट की बात करते हो तो स्क्रोफलोसो ग्रुप में क्या है, आप लिम्फेटिक टेम्परामेंट को देते हो। लेकिन सेंग्वाइन की बात आती है, वहां पर एंजाइटिको ग्रुप की मेडिसिन, साथ में आपको दोस्तों स्पेसिफिकली एंजाइटिको ग्रुप की एक मेडिसिन साथ में S2 देना पड़ता है, ये सेंग्वाइन टेम्परामेंट के लिए। ठीक है, मिक्स में आप कोई भी मेडिसिन दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर टिश्यू में डैमेज है, जैसे आप C15 दे रहे हो, वहां पर इरोजन्स डेवलप हो गया स्टमक में, बहुत ज्यादा एसिड कंटेंट बन रहा है, इसलिए हमने वहां पर दिया। इन्फ्लामेशन हो तो बी के साथ वाई या बी को हटाकर वाई दे देते हैं आप। ये पूरी प्रोसेस अगर आपके माइंड में सेट हो गया, कोई दुनिया का डॉक्टर इलेक्ट्रोमैथ को फेल नहीं कर सकता दोस्तों, 101 पर। बस दिक्कत क्या होती है ना, हमारे डॉक्टर्स ये कहते हैं, अरे सर रिजल्ट नहीं आ रहा। 10 साल पुरानी बीमारी है, 20 दिन में 30 दिन में रिजल्ट मांग रहे हो आप। या तो आप पागल हो या आपको पढ़ाने वाला मेरा जैसा पाटीदार पागल है। ठीक है, आपको समय देना पड़ेगा, थोड़ा समय। कुछ जगह तो 24 घंटे में आप रिजल्ट ले रहे हो, तब तो आप बोलते नहीं हो। जहां पर डिसीज शॉर्ट पीरियड में वो जल्दी ठीक होता है। दूसरी बात, जो ऑर्गन हार्ट से जितना ज्यादा दूर है उसको ठीक होने में उतना ज्यादा समय लगता है, जो ऑर्गन हार्ट से जितना नजदीक होता है उसको ठीक होने में उतना कम समय लगता है। ये फैक्ट है मॉडर्न साइंस का, और इसको मैं स्वीकार करता हूं, बिल्कुल सही है। स्किन सबसे दूर है, इसलिए ठीक होने में सबसे ज्यादा समय स्किन डिसीज को लगता है। सोरियोसिस, ट्यूबर, आपका विटिलिगो, ल्यूकोडर्मा, ठीक है, आपका एक्जिमा, आप देखो कितना समय लगता है। आप जादू के साथ 1-2 महीनों में करके बता दो आप मुझे। ठीक है, क्योंकि पूरा ब्लड को प्यूरिफाई करोगे तब जाके वो क्योर होता है, स्किन का पूरा प्यूरिफाई करोगे तब कवर होता है। यही कारण है आपको टिपिकली ये प्रोसेस पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है ये मेन प्रोसेस है। कल जब इन्फ्लामेशन बताऊंगा, इसीलिए मुझे आज ये पूरा लेकर आना पड़ा कि आपको जब इन्फ्लामेशन बताऊंगा, इन्फ्लामेशन इज ए टिपिकल प्रोसेस। और अगर इन्फ्लामेशन आपको क्लियर हो गया ना, nobody can stop you to cure any and every disease। मुझे जहां तक मेरे लेवल पर पता है, हमारे ग्रुप के जितने सीनियर है, बड़े से बड़े डिसीज को ऐसे चलते फिरते ठीक करते हैं दोस्तों। आजकल मामूली हो गया उनके लिए, बहुत मामूली थिंग हो गया, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एंड दैट इज द फैक्ट। यहां पर जब ये चीज आप लेकर आ रहे हो तो आपको स्पेशल याद रखना है, ये जितने भी ग्रुप है, ये मेन ग्रुप है 4। आप जब भी प्रोटोकॉल सिलेक्ट करते हो, आप अपने लेवल पे करने की कोशिश कीजिए, नहीं पूछना हमको किसी से 1 होगा 2 होगा 4। हम जब स्टार्टिंग में थे, हमने बहुत केस फेल किए दोस्तों, बहुत केस फेल, मैं एक्सेप्ट करता हूं इसको। ये 4 हमने देखा मेन है, एंजाइटिको, कैंसरसो, स्क्रोफलोसो और लिम्फेटिको। इन 4 के बगैर ये जितने हैं ना, ये केवल सपोर्टिव है।
ठीक है, इसके साथ केवल इलेक्ट्रिसिटी चलाना सीख लीजिए, आपको कुछ भी नहीं करना, ओनली इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आप जब मान लो आपने बी क्यों दिया यहां पर S2C15 बी क्यों दिया, अगर किसी को न्यूट्रिशन देना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा दो, न्यूट्रिशन ऑटोमेटिक, यही तो मैंने समझाया आपको। ब्लड सर्कुलेशन बी क्या करता है, बी फॉर ब्लड, बी फॉर ब्लीडिंग, बी फॉर बर्निंग, ये 3 काम करता है। यानी कैपिलरीज और कहीं पर ब्लड सर्कुलेशन की कमी है वहां पर पहुंचा दो, आपने बी को पहुंचा दिया, न्यूट्रिशन जल्दी से जल्दी पहुंचेगा। आप देखो कहीं इन्फ्लामेशन होता है वहां भी क्या करते हो आप, वाई बी का प्रयोग करते हो ना। इन्फ्लामेशन हुआ तो ब्लड से रिलेटेड, बैक्टीरिया वायरस से रिलेटेड, और ये 3 मेडिसिन किसी भी इंफ्लामेटरी प्रोसेस में, किसी भी इंफेक्शन में, किसी भी एंटी एलर्जेंस में A3-1 ऐड कर देना। जिस ऑर्गन की एलर्जी है, जिस कारण से एलर्जी हो रही, वो कारण के मेडिसिन यहाँ ऐड कर देना। आप देख लेना, अगर न ठीक हो तो मुझे बताइएगा। नहीं समझ में आ रहा, S3C3 ऐड कर दीजिए और इसको -10th में दे दीजिए। ठीक है, इसको बोलते हैं एंटी एलर्जन फार्मूला। ठीक है, जैसे आप नेगेटिव करोगे आपका रिजल्ट सुपर स्टिमुलेशन हो जाएगा दोस्तों, सुपर स्टिमुलेशन, और रिजल्ट ऐसे मिलते हैं जिसकी कल्पना आप लोग नहीं करोगे। ये फिलोसॉफिकल पॉइंट्स पे जानने की जरूरत है आपको। जब आप फिजियोलॉजिकल लेवल पर सारी चीजें जान जाओगे, आपको किसी का सहयोग लेने की जरूरत नहीं है। आप जब इनका सपोर्ट लेते हो तो ये सपोर्ट कब मिलेगा आपको, जैसे W का ले रहे हो, ये तो न्यूट्रल है, हर केस में दे सकते हो। जब कुछ समझ में नहीं आता W दे दो, कोई टेंशन नहीं। बी जी ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, आर ई पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है। कई लोगों ने पुराने कॉन्सेप्ट में भी बताया है कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव को मिलाना नहीं, लेकिन मैं तो बहुत सारे प्रोटोकॉल आपके ग्रुप में प्रूफ करवाए जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को मिला के प्रूफ कराए। ठीक है, REG को दोनों को मिला के मैंने प्रूफ कराए और रिजल्ट एनाल्जेसिक ड्रॉप के रूप में सामने आया। ऐसा ड्रॉप जिसके प्रोटोकॉल के रिजल्ट हमारे ग्रुप में लोगों ने धमाके के रूप में प्रस्तुत किया है। तो ये वो चीजें हैं दोस्तों, जब आपको बी प्रयोग करना है तो आप सैंग्वाइन टेम्परामेंट में बी का प्रयोग करते हो। ये सब छोटी छोटी बातें जो आपको मैं पहले बता चुका हूं। आरी का प्रयोग करते हो तो लिम्फेटिक ग्रुप को सबसे बड़ा सपोर्ट करता है, सबसे बड़ा सपोर्टर है। जब आप जी की बात करते हो तो टिश्यू रेमेडी को सबसे बड़ा, यानी कैंसरस ग्रुप की रेमेडी को सबसे बड़ा सपोर्ट करता है। ठीक है, आप वाई की बात करते हो तो ये न्यूराइन यानी नेगेटिव रेमेडी है, इसलिए किसी भी इन्फ्लामेटरी प्रोसेस में बहुत ब्रिलियंट काम करती है। किसी भी चीज को रिलैक्स, आरी देते हो वो उसको स्टिमुलेट करता है, वाई देते हो उसको रिलैक्स करता है। अभी मेरे पास एक केस आया, मैंने कल सीनियर क्लास में डिस्कस किया था फ्राइडे को। एक केस आया, उस पेशेंट को केवल एक प्रॉब्लम थी दोस्तों, कभी भी अगर उस बच्चे को 8 साल का बच्चा अगर आपने डांट दिया, इमीडिएट वॉमिटिंग करता है। चाहे उसकी मैडम ने डांटा, चाहे उसके दोस्तों ने डांटा, चाहे उसकी माँ ने डांटा, चाहे किसी दूसरे व्यक्ति से वो बात कर रहा था उसने डांट दिया, इमीडिएट वॉमिटिंग, केवल ये सिम्टम। और बड़े बड़े प्रेडिक्शन के लेवल पर ट्रीटमेंट कराने के बाद भी ठीक नहीं हुआ। केवल 2 प्रोटोकॉल से ठीक हुआ है दोस्तों, ओनली 2 प्रोटोकॉल्स, S11-1000 एंड Y1000 ओनली। मैंने क्या करा, मैंने मोटर न्यूरॉन को रिलैक्स कर दिया। S12-1000 मॉर्निंग, S11-1000 मॉर्निंग में, Y1000 इवनिंग में, केवल वीकली डोज दिया। ठीक है, अभी केवल 28 दिन हुए हैं और 28 दिन में 80% रिडक्शन ऑफ वॉमिटिंग हो गया। ठीक है, ये है फिलोसॉफिकल। हमने उसके जो नर्वस एक्साइटमेंट था उसको रिलैक्स करते आ रहा हूं मैं। ठीक है, और मुझे जहां तक उम्मीद है 3 महीने में पेशेंट कंप्लीट क्योर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों साइंस, आप इस साइंस को फॉलो कर रहे हो। हमारा इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक एक फिलोसॉफिकल फिजियोलॉजिकल बिहेवियर पर, ऑर्गन के फंक्शन पर आधारित मेडिसिन है। अगर हमें ऑर्गन्स का फंक्शन ही नहीं मालूम है, ऑर्गन का स्ट्रक्चर ही नहीं मालूम है, तो आप मुझे बता दीजिए कि आप कैसे मेडिसिन सेलेक्ट कर पाओगे, पॉसिबल नहीं है। और अगर जिस दिन आपने केवल और केवल ऑर्गन के फंक्शन को स्टार्ट कर दिया समझना, मैं गारंटी देता हूं आप 100% किसी भी प्रोटोकॉल को जनरेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। तो ये था आज का टॉपिक। कल से हम एक डेली डिसीज लेंगे दोस्तों, और साथ में उसके बाद में जितना समय बचेगा इन्फ्लामेशन की प्रोसेस आपको समझाने, या फिर मैं पहले इन्फ्लामेशन आपको समझाऊंगा, उसके बाद समय रहा तो डिसीज, नहीं तो डेली एक डिसीज का प्रोटोकॉल, मैं डिसीज के आपको समझना है दोस्तों। ये था
आज का। अगर किसी को इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चनिंग है, प्लीज वेलकम, आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच सर, बहुत जी मलिका मैम, जी इतना न्यूट, थैंक यू सो मच सर। जी जी, थैंक यू मलिका मैम। थैंक यू सर। जी यस सर, आप बता दीजिए, आपका नाम लिया मैंने, जी सर। S1 A1 F1 आर्य आपने प्रूव किया था, बता दीजिए, नए लोगों को भी समझ में आए। ये तो कॉमन कोल्ड में ये समझ लो कि गोल्ड का काम कर रहा है एक, है ना। इसमें थर्ड डालूशन अगर अपन दे रहे हैं तो 4 से 5 साल का क्रॉनिक कोराइजा जो है वो 1 हफ्ते में 70% रिकवर हो रहा है विथ स्मेल के साथ में। अगर आप स्मेल देते हो, ये हमारे ग्रुप की देन है स्मेल, हम लोगों ने प्रूफ किया है स्मेल को। जी मौर्य हेलो, सर। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सर, ये आपका जो जनरल टॉनिक और नेचुरल टॉनिक है सर, और इसमें आपने बताया कि अभी S2C15BE डालकर देना है, तो ये जनरल टॉनिक नेशनल टॉनिक को हम 149 के रेशो से बना सकते हैं, और सर। इनकी ये 5 ड्रॉप। आप 19 147 दोनों तरह से बना सकते हो, और जब आप जिस ऑर्गन की तरफ भेजना चाहते हो, मान लो अभी हमारे मित्र हमारे हमारे बीच नहीं है, शांत हो गए कोरोना में, डॉक्टर महेंद्र नाथ सर, मैं याद करता हूं उनको हमेशा। स्टार्टिंग में उन्होंने भी एक क्वेश्चन किया था जब जुड़े थे, और उन्होंने कहा था कि मेरी सीनियर पीडियाट्रिशियन है, एमडी एमबीबीएस एमडी है, उनको किडनी पेन बहुत सीवियर हो रहा सर, कुछ ऐसा बताइए कि इमीडिएट पेन बंद हो जाए। मैंने उनको कहा था आप जनरल टॉनिक को सेकंड डायल्यूशन बनाओ 147 से, और S6 आरई को 5 ड्रॉप डाल दो। उनका भी एक क्वेश्चन था, सर ये क्यों? मैंने कहा पहले दो फिर मुझे बताओ। जैसे दिया, 2 डोज दिया, 2 डोज के बाद में किडनी पेन बंद। वो डॉक्टर आश्चर्यचकित जो 3 दिन से एडमिट है और सीवियर किडनी पेन के लेवल पर जा रहे हैं, कारण कुछ भी नजर नहीं आ रहा, कोई कारण नजर नहीं आ रहा, लेकिन किडनी पेन हो रहा है, श्रिंक हो रही किडनी, क्योंकि पानी कम पीती थी वो मैम। ठीक है, जी सर। इमीडिएट 10 मिनट के अंदर। तो उनको फिलॉसफी समझ में आई महेंद्र सर को, कि हम जब नेगेटिव कर रहे हैं तो नेगेटिव हम इस जगह पर भेज रहे हैं, ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करने का काम कर रहे हैं, यही तो हमारा सिद्धांत है। इसीलिए तो मैंने समझाया कि यहाँ पर ब्लड के माध्यम से, आप लिम्फ के माध्यम से कैसे प्यूरिफाई कर रहे हो, ये पूरा टेक्निक हो गया। आप किसी भी ऑर्गन के लेवल पर जब प्यूरिफाई की बात करोगे, कोई अगर पूछता है ये है, आप उस ऑर्गन की फिलॉसफी फंक्शन बता दीजिए, ये ऑर्गन ऐसा फंक्शन करता है, आपने दिया, ये आया, और ऐसे जाकर इसने वेस्टेज निकाला। अगर आपके मेडिसिन में A2 शामिल है तो वेस्टेज निकलेगा। ठीक है, ये फिलॉसफी है। ठीक है ना सर? सर ओके सर। सर गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग मैडम, नीता मैडम बोलिए। सर किसी भी प्रकार का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो हाँ। जनरल टॉनिक सेकेंड डाइल्यूशन में S2C15B। मैडम किसी एक मेडिसिन को मत पकड़ के चलिए आप, ये Okay. मैंने उदाहरण दिया। जनरल Okay. टॉनिक में, नेचुरल टॉनिक में, बिफोर मील आफ्टर मील, भाई एक में S1 एक में S10 है। आप सेकंड डायल्यूशन इज न्यूट्रल प्रोटोकॉल। ठीक है, आपको कोई नुकसान नहीं देगा, इवन आपके बॉडी में जो ऑर्गन हाइपर काम कर रहे हैं उनको बैलेंस कर देगा, जो हाइपो कर रहे हैं उसको बैलेंस कर देगा। ठीक है, ये मकसद है। लेकिन ऑर्गन कौन सा, वो मेडिसिन आपको ऐड करना है। मान लो आपके पास एक पेशेंट आया, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा स्वभाव का है, ठीक है, बहुत ज्यादा इरिटेट है, आप क्या करोगे? जनरल टॉनिक में आपने क्या करा, आपने देख लिया कि इरिटेशन है, सबसे पहले फंक्शन गड़बड़ हो रहा है, S5 ऐड कर दिया। ठीक है, दूसरा आपने क्या ऐड करा, यार इसको कहीं ना कहीं ब्रेन से रिलेटेड है, C1 ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करा, अब ब्रेन के तरफ भेजना है तो वर्वन तो आपको शामिल करना ही पड़ेगा, आपने वर्वन ऐड कर दिया। ठीक है, वो आपने जनरल टॉनिक में 5 ड्रॉप तीनों के डाल दिए और पेशेंट को सेकंड डायल्यूशन में दे दिया। साथ में आपने सोचा कि भाई कहीं ना कहीं ये इम्प्यूरिटीज उसको इंटेस्टाइन से लेवल से भी हो सकती है, गुड बैड बैक्टीरिया तो वही होता है। ठीक है, आपने नेचुरल टॉनिक सेकंड डायल्यूशन बनाया, C10 Ver2Y ऐड कर दिया, आपने दे दिया। ठीक है, इससे क्या अगर आपने एक पंथ दो काज, पूरे बॉडी को प्यूरिफाई कर दिया, चाहे बैक्टीरिया फंगस वायरस के लेवल पर हो। इसीलिए आपने ब्रेन की तरफ भी मेडिसिन भेज दिया और आपने इंटेस्टाइन की तरफ भी भेज दिया। ठीक है,
ये फिलोसॉफिकल पॉइंट है मेरे कहने का। आप जो मेटाबॉलिज्म, आपको मैंने इसीलिए मेटाबॉलिज्म बताया कि 100 में से 90 डिसीज जो होता है ना मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस से हो रहा। तो आप जनरल टॉनिक, नेचुरल टॉनिक से मेटाबॉलिज्म तो क्योर कर ही रहे हो, ऑर्गन में क्या फंक्शन डिस्टर्ब हुआ वो मेडिसिन से ऐड करते चले जाओ, आपका डिसीज करते चले जाओ। आप अगर इसी प्रोसेस को केवल आप जनरल टॉनिक का ऑडियो सुनोगे ना मीता मैडम, केवल एक बार सुनिए आप 10 मिनट, आपको पूरा जी। समझ में आ जाएगा। और जी आप सर। सोचने की कोशिश कीजिए, मैंने कहा ना पागलपंती करना, आप सोचिए कि अगर इसमें S215 डाला तो क्यों डाला, क्या हम S2C5 नहीं डाल सकते थे, क्या हम S2 की जगह S5C15 नहीं डाल सकते थे, अगर डाल सकते तो वो कहाँ जाएगा, ये सोचने की उमंग जगाइए, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा अब आपको। सर जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी है हाँ। और जैसे अस्थमा का भी केस है, तो इससे भी अपन जनरल टॉनिक, नेचुरल टॉनिक से कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो। आप वहां पर आप S2 क्यों दोगे, आप सीधा, आपको लिंक, मैंने कहा ना आपको लिंक क्या नजर आ रहा, P1, आप सीधे P1 की लिंक देखो। मैंने कहा ना S10 P1 इज अ बेटर मेडिसिन देन अदर, अस्थमा के लिए S10। अब अस्थमा क्या होता है जब हम आगे समझेंगे ना, दो कंडीशन होती है, इंस्पायरेशन तो बहुत अच्छा हो रहा है लेकिन एक्सपायरेशन नहीं हो रहा, वो अस्थमा है ना। इंस्पायरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन म्यूकस बन के ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है उसके ब्रोंकस को, कैपिलरीज को, वो प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले एलर्जी हटाइए भाई, एलर्जी हो रही तभी तो म्यूकस बन रहा है ना, इसीलिए मॉडर्न साइंस से ठीक नहीं होता, इसीलिए इलेक्ट्रोमेपेड डॉक्टर जो जिनको नॉलेज नहीं है वो ठीक नहीं कर पाते। लेकिन हमारे ग्रुप के काफी मेंबर्स हैं जो अस्थमा को जादू जैसा गायब कर रहे हैं, नेबुलाइजर से। नेबुलाइज से क्या कर रहे हैं हम, ठीक है ना। ठीक है सर, थैंक यू। जी मैडम। मेटाबॉलिज्म मेंटेन करने के लिए सर, जी सर आपने तो 1 घंटे में पूरा का पूरा कवर कर दिया सर। बिल्कुल मैडम, सीनियर लोगों के लिए तो ये बहुत सारी चीज फीडबैक्स हैं। सर इतना पूरा 1 साल का मेरे जो पढ़ाया था आपने पूरा कवर हो गया सर, एकदम से रिवीजन हो गया मॉर्निंग। जी मैडम, एक्सरसाइज ब्यूटीफुल सर, हैट्स ऑफ टू यू सर, वेरी नाइस, वेरी नाइस सर, थैंक यू। जी वेरी नाइस सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी मैडम। जी थैंक यू सर। जी नितिन सर, किसी को कुछ क्वेश्चन है? हेलो। जी बोलिए। हाँ, मैंने एक आपके कहने अनुसार एक पागलपंथी की थी, जी उसमें मैंने सिंथेसिस में 5 इलेक्ट्रिसिटीज भी मिलाई, ठीक है। तो उसका रिजल्ट इतना अच्छा है सर, क्या बताऊं, जैसे लगता है हम अभी अभी अगर लेने के बाद 10 मिनट के बाद लगता है कि मैं एकदम फ्रेश होके उठा हूं अभी अभी। वेरी गुड, आपने जानते हैं हाँ आपने पूरी बॉडी का रेडियो एक्टिव वेव को जनरेट करा दिया आपने, जी। ठीक है, पूरी बॉडी की रेडियो एक्टिव वेव को जनरेट करा दिया। इलेक्ट्रिसिटी का मीन्स क्या, केवल आप बाहर से एक टच कर दीजिए आपकी रेडियो एक्टिव वेव जनरेट हो जाएगी। हमने वही तो बेनिफिट उठाया स्मेल थेरेपी में, माइग्रेन हो नहीं, रहा है आपका जो ये स्टेटमेंट है थोड़ा पागलपंथी करना चाहिए, बिना इसके कि कोई नई इन्वेंशन नहीं हो सकती। बिल्कुल करेक्ट सर, आपने जी सही जी। पकड़ा है, करते जाइए आप। देख हाँ, मैं कुछ नहीं, मेरे बगैर भी आप बहुत कुछ है सर, आप केवल करते सेकंड जाइए। वॉल्यूम में, सेकंड डाइल्यूशन में ले रहा हूँ इसको। बिल्कुल आप करते जाइए सर, इतना मिरेकल मिलने वाला है, आप बिलीव नहीं करेंगे, इतने मिरेकल्स होते हैं। जी थैंक यू हेलो सर। सर, मैं किरण पांडे कलकत्ता से बोल रही हूँ सर। ये एक अल्कोहलिक पेशेंट है, उसे भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, बट वो बहुत परेशान है सर, वो अल्कोहलिक हो चुका है, फैमिली बहुत ही परेशान है, तो मैं S1 दे रही हूँ, बट सर और कैसे क्योर किया जाए? आप कारण पे जाइए ना, अल्कोहलिक हो चुका है मतलब लीवर डैमेज हो रहा है, मैंने यही तो समझाया मेटाबॉलिज्म पे। आप ऑर्गन पे जाइए, जनरल टॉनिक, नेचुरल टॉनिक तो दीजिए, S1 S10 तो दीजिए, साथ में लीवर का प्रोटोकॉल चलाइए। जब लीवर का प्रोटोकॉल मजबूत करोगे लीवर को, तभी तो एनाबॉलिक कैटाबॉलिक को बैलेंस बनाएगा, वो बैलेंस होगा तभी तो काम करेगा वो, ठीक है। जी नमस्कार सर जी। नमस्ते अशोक सर। सर ये जैसे हम S1 और SL30 देते हैं, हेलो हेलो जी बोलिए सर, बोलिए। उससे रिजल्ट आते हैं, किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता है तो मैं S11 1000 देता हूँ, जी ठीक है बिल्कुल। ठीक है। तो सर L जो 1000 है, एक डोज कितने दिन तक लगातार चला सकते हैं? सर आप कंटिन्यू 3 डोज दे दीजिए, उसके अच्छा, बाद 3। जरूरत हो तो आप उसको बना के दे दीजिए, कहना जरूरत हो तो हर 7वें दिन ले ले, कोई ठीक दिक्कत है, नहीं अच्छा ठीक है ना। तो सर जैसे S ठीक है वो
S1 और स्लाश जो होता है ना गुरुदेव, हम्म। एकदम से इतना हाई नहीं जाओ। मैंने ठीक कहा है। S11 सबसे लास्ट में, हाँ, S1 और स्लाश हम्म। 30 पोटेंसी में आप ग्लोविस में बना के दे दो। हाँ, हाँ, आप कहो कि ठीक 5-5 गोली दिन में 3 टाइम, जब भी चाय पिए डाल लो, जब भी ठीक नहीं है। चाय पीते हो सीधे मुंह में घोल लो। यानी ठीक है। ऐसी कंडीशंस प्रोड्यूस करो जिससे उसका सारा चीज मोटिवेट होकर चला जाएगा। ठीक है। ठीक है। ठीक ठीक है। ठीक है। थैंक यू सर। जी, ठीक है दोस्तों, अगर हेलो और सर, नमस्कार। जी रिचपाल सर बोलिए। हाँ सर, जो प्रोटोकॉल आया था ना अपना, वो रिजल्ट आया था फरवरी के लिए, जी सर आपको मैसेज भी भेजा था, मैंने रिपोर्ट्स भेजा था। जी जी उसके लिए सबसे पहले तो आपका थैंक यू बहुत बहुत। जी। हाँ जी, बहुत अच्छा। वो अपने रिपोर्ट्स देख ली ना? हाँ बिल्कुल देख ली सर, मैंने हैट्सअप भी किया आपको, बहुत बहुत हाँ जी। बधाई। ये हाँ आपका जी सर, मोटिवेशन है रिचपाल सर, ये तो शुरुआत है। बिल्कुल सर। जी ये तो आपका बहुत बहुत शुरुआत है। धन्यवाद उसके लिए। जी तो सर वो ऑपरेशन कराने के लिए जा रहे थे वो पेशेंट जी जी उस टाइम। तो जी जब आपने प्रोटोकॉल दिया तो वो सिर्फ ओनली उन्होंने 1.5 महीना ही मेडिसिन लिया वो। जी तो उसके बाद उन्होंने मेडिसिन बंद कर दिया था। जी तो अभी कुछ दिन पहले उनको जिस दिन आपको मैंने सेंड किया, उन्होंने स्कैन कराया। जी तो स्कैन में उन्होंने देखा कि वो रिमूव हो गई हैं जी, बहुत बढ़िया फेब्रॉइड। सर, बहुत हाँ बड़ा। सर, ये 1.5 महीने बहुत की वो मेडिसिन है। जी तो जो यही एलोपैथी डॉक्टर के पास गए थे वो बोले कि ऐसा हो नहीं सकता। हाँ आपका रिपोर्ट जी रिपोर्ट्स है जी रॉन्ग है, गलत है रिपोर्ट्स, हाँ दोबारा करवाओ। जी और उन्होंने दोबारा कल भी करवाया रिपोर्ट्स, तो जी बिल्कुल ओके आया है। वेरी गुड सर। मैं अब जाके सीना ठोक के खड़े हो जाना सर कि ना ये इलेक्ट्रोमेपैथ है, वो जादूगरी है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो हमारे सब जैसे आपकी देन है सर। अरे नहीं सर, हमारे जैसे पागलपंती करने वाली फैमिली की देन है सर। हाँ सर। हम लोग पागलपंती नहीं करेंगे ना तो हम लोग कुछ भी सीख नहीं पाएंगे सर। बठिंडा मैक्स हॉस्पिटल में रिपोर्ट्स दिखाए उसी दिन उन्होंने जाके, वो चक्कर में हो गए कि ऐसा कैसे हो गया, जो जी एक करिश्मे की तरह है। तो वो भी बोले कि ऐसा नहीं हो सकता, मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर, जी कि जहाँ तो आपने ऑपरेशन कराया है, जहाँ जी रिपोर्ट्स आपका जी रॉन्ग है। हाँ, ठीक है सर, एक्सेप्ट हाँ करते हैं। सर। हम सभी हाँ रॉन्ग है तो सर, राइट तो आप ही लोग हैं। हाँ सर, नमस्ते। बहुत बहुत जी धन्यवाद सर आपका। जी सर। ओके सर। हाँ सर बोलिए। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर, आपके बताए हुए फॉर्मूले सर इतने कारगर हो रहे हैं कि सर अभी जो ना 5 से 7 लैपटॉप। हेलो सर। हाँ सर बोलिए। जी सर। सर ओवेरियन सिस्ट के बहुत सारी महिलाएं बिल्कुल क्योर हो गई हैं सर लिम्फ बूस्टर से। बहुत बढ़िया सर, लिम्फो बूस्टर इज अ मैजिक फ्रॉम दिस केसेस। वेरी गुड सर, बहुत बहुत बधाई, करते रहिए। एफिडेविट जरूर कलेक्ट करिए सर, ये बिल्कुल हमारे सर। गवर्नमेंट में सबमिट करना है। कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोपैथ की मान्यता में आप लोगों का भी हाथ होगा। अगर आप ऐसे पेशेंट्स के बिफोर रिपोर्ट, आफ्टर रिपोर्ट प्लस उसका एक कंसाइनमेंट लेटर, मैं डॉक्टर फलानी क्लिनिक फलाना एक साइड डेट, एक साइड आपका पूरा कि ये डिसीज के लिए मेरे पास इस लेवल पर आए थे और इनका मैंने इतने इतने महीने तक, और आपका पूरा प्रेस्क्रिप्शन लेटर कितना कितना मेडिसिन दिया, और उसके बाद की आफ्टर रिपोर्ट और उसमें उनकी जी सर। साइन, ये आपके लिए मील बिल्कुल का सर। पत्थर है। अगर कोई आपकी क्लिनिक पे अगर चेकिंग करने भी आता तो उसके मुंह पे डाल दीजिएगा, ये देखिए सर ईएच की देन। ठीक है, सर आपको पूरी कोई फाइल हाथ बना नहीं के लगा रखी है हम सकता। लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप लोगों को तैयार रखना है। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आप ईएच को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये आपके नाम से गवर्नमेंट में सबमिट होगा, और अगर आप ये करते हैं तो ईएच को जब मान्यता मिलेगी आप लोगों का नाम भी होगा कि आप लोगों ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। कोई एक की देन नहीं है, हम सभी जी की सर। देन है। ठीक है ना जी जी सर। जी। ठीक है दोस्तों, आज यही रखते हैं हम लोग, कल मिलते हैं। हेलो सर। जी बोलिए। सर मेटाबॉलिज्म में हम फर्स्ट डाइल्यूशन या सेकंड डाइल्यूशन यूज करेंगे? सर सीधा सेकंड न्यूट्रल दीजिए। आपको नहीं पता आपके बॉडी का कौन सा ऑर्गन पॉजिटिव काम कर रहा है, कौन सा नेगेटिव कर रहा है, आप उसको बैलेंस कर दीजिए आप। ठीक है। अच्छा सर, एक डाउट ये था, जैसे आप नेचुरल टॉनिक आपने बोले फर्स्ट डाइल्यूशन में देने का है मेटाबॉलिज्म मेंटेन के लिए,
जैसे फर्स्ट एनोरेक्सिया के डायल्यूशन लिए? बोला ही नहीं सर मैंने, सब नहीं सेकंड आपने अभी नहीं बोला, एक इसमें लिखाए थे एनोरेक्सिया के लिए। कंडीशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन। एनोरेक्सिया क्या है? एनोरेक्सिया इंडाइजेशन। क्या है? एनोरेक्सिया का मतलब होता है अरुचि, खाने के प्रति इच्छा नहीं होना, वो नेगेटिव स्टेज है। आपको पॉजिटिव मेडिसिन देना है, आपको सीधा पता लग गया है कि आपको पॉजिटिव देना है, इसलिए फर्स्ट डायल्यूशन देना है आपको। ठीक है। हाँ सर, मेरा सवाल वो नहीं था, मेरा सवाल ये था जैसे अब नेचुरल टॉनिक फर्स्ट डाइल्यूशन में देना है अपने को। हाँ। अब अपना जो बेस बन रहा है वो थर्ड डाइल्यूशन में यानी फोर्थ से बन रहा है, तो फर्स्ट में कैसे दूंगा सर? वो थोड़ा मेरा सर फोर्थ में कैसे बन रहा है सर? सर मैं जो सर हम लोग तो क्रूड इसेंशियल सर बनाते हैं, D1 D2 D3 और उसके बाद बनाते हैं। आप अगर D3 से बनाओगे तो वो कोई काम का थोड़ी है, वो तो फेंक दो, कोई काम का नहीं है वो। ठीक है ना। आपको D3 के बाद फर्स्ट डायल्यूशन बनाना है, डायरेक्ट बनाना है। ठीक है। आप जो D3 लेते हो उससे D4 बनाते हो, और D4 से तो वो तो आप D5 के लेवल पर आ गए, और D5 भी नहीं, वो तो पहुंच गया 10th डायल्यूशन, उल्टा काम करेगा वो। अच्छा, हमको फर्स्ट ही डाइल्यूशन यूज करना है सर? बिल्कुल, आपको D3 से ही बनाना है, वो फर्स्ट डायल्यूशन बनेगा। ठीक है। कल बताऊंगा आपको इस चीज का पूरा। हाँ ठीक है सर मेरा भी एक फीडबैक है सर। जी बोलिए सर। सर मैं खुद हाइपर एसिडिटी और टॉनिक गैस्ट्राल्जिया से प्रभावित था सर जी। तो मैंने सर जनरल टॉनिक में सेकंड डायल्यूशन में S2C15B जी, और सर नेचुरल टॉनिक में मैंने सेकंड डायल्यूशन में C10 वर्टू लिया था सर, क्योंकि सर मुझे खाने के बाद तुरंत दस्त के लिए भागना पड़ता था। तो आपने वर्टू में बताया था सर कि अगर आप खाने के बाद आपको दस्त होते हैं तो तुरंत आपको वर्मन की जगह वर्टू लेना है। बिल्कुल। तो मैंने सर C10 वर्टू वाई लिया, और आपने जो गैस्ट्राइटिस की पिल्स बताई 35 में जी, मैंने ये 1 मंथ से ले रहा हूँ सर, मुझे 25 to 30% अभी रिलीफ है सर। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। 3 महीने कॉन्फिडेंस है जी। जी, पूरा कॉन्फिडेंस है सर, अगले 3 महीने में पूरी 100% क्योर हो जाऊंगा, और जब जी। 17वां सेमिनार में आऊंगा तो 100% ठीक होकर आऊंगा। अरे सर मोस्ट वेलकम। उसके बाद तो आपका बिल्कुल बूस्टअप ही होना है जी सर। जी 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 बहुत बढ़िया। खाने के साथ S13 भी ले रहा हूँ सर D4 में। बिल्कुल, वो तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को तुरंत कंट्रोल करती है सर। बहुत जी बढ़िया। जी जी अभी सर 1 मंथ में मुझे सर आशाजनक परिणाम मिले हैं सर। जी बहुत बढ़िया। लगभग मैं 2.5-3 साल से पीड़ित था सर गैस्ट्राल्जिया से। जी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। कंटिन्यू करें सर। जी 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 ठीक है दोस्तों।